स्क्रीन आपको दिख रही है? या ओके। हमारा जो टॉपिक था वो है पैरालिसिस, जिसमें कि पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि शरीर की मांसपेशियां यानी मसल्स काम नहीं कर पाती और बॉडी के ऊपर से अपना संतुलन खो देती है, जिसके कारण पैरालिसिस आता है। ये हमारा पहला स्लाइड था। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं तो इसके जो बेसिक कारण थे, इसका बेसिक कारण जो था वो पांच कारण था। पांच कारण में ये था कि अगर स्ट्रोक आ जाए तो होगी पैरालिसिस, रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए तो पैरालिसिस होगी, हेड की इंजरी हो तो पैरालिसिस होगी, इन्फेक्शन हो तो पैरालिसिस होगा, ब्रेन में ट्यूमर हो तो पैरालिसिस होगा। ये पांच रीजन मैंने बताए थे और इस रीजन का मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल भी बताया था। तो आप लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज भी करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसलिए आज रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हम इससे जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये चीजें भी आपको आज की क्लास को समझने में ज्यादा मदद करेगी। इससे आगे हमारा जो था, अगर पैरालिसिस होता है तो पैरालिसिस के कितने प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार था मोनोप्लेजिया, जिसमें बॉडी का सिर्फ एक पार्ट या तो एक पैर या तो एक हाथ ये प्रभावित होता है। और इससे हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड था हेमीप्लेजिया, जिसमें बॉडी का एक साइड का पार्ट प्रभावित होता है, यानी कि पूरी बॉडी का राइट साइड का भाग या अदरवाइज लेफ्ट साइड का भाग। पिक्चर में राइट इंडिकेट किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि राइट ही होगा, लेफ्ट भी हो सकता है। तीसरे वाले प्रकार में अगर हम आते हैं तो पैराप्लेजिया होता है, जिसमें कि कमर से नीचे का हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा मतलब कमर से ऊपर का पार्ट, पेट वगैरह से ऊपर छाती वगैरह ठीक रहती है लेकिन उससे कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज होता है। नेक्स्ट चौथा आता है जिसमें हम क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं, जिसमें कि पूरी बॉडी लगभग लगभग गर्दन के नीचे का पूरा पार्ट प्रभावित होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चार पैरालिसिस के प्रकार थे। और इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो पैरालिसिस के सिम्टम्स होते हैं कि शरीर के किसी अचानक हिस्से में सुनपन आ जाना। सुनपन विटामिन B12 की डिफिशियंसी से भी होता है और ये तुरंत ठीक भी हो जाता है। अगर आप बैठे बैठे पैर सुन पड़ जाते हैं तो विद इन 2 to 5 मिनट्स अगर ये रिकवरी हो जाती है तो वो पैरालिसिस नहीं हो सकता, B12 की डिफिशियंसी होगी, अदरवाइज नर्व सप्लाई की थोड़ी बहुत कमी होगी। लेकिन अगर सुनपन सुन हो जाए और अगर मांसपेशियां सुन हो जाए और उसमें महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाए तो वो पैरालिसिस हो सकता है। अदरवाइज मांसपेशियां बहुत ज्यादा ढीली हो जाएगी तो उस पे से अपना कंट्रोल वो खो देगी। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड था, इसके जो अदर सिम्टम्स आते हैं, अदर सिम्टम्स में अगर पैरालिसिस का अटैक आता है तो उसमें आवाज भी स्पष्ट नहीं आती। ये जरूरी नहीं है कि आवाज हर जगह ही जाए। दूसरा था चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाना। और नेक्स्ट था कि अगर कोई भी चीज को अगर आप पकड़ रहे हैं तो पकड़ने के लिए आपकी मांसपेशियों में ताकत नहीं होती। ये जो सिनारियो पांचवा वाला है ये पार्किंसंस के केसेस में भी होता है, लेकिन पार्किंसंस में और पैरालिसिस में दोनों पी से ही स्टार्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैंने लास्ट सेशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ बहुत सारे कुछ कोड वर्ड बताए थे। अगर आप कोड वर्ड को याद रखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। एक कोड वर्ड मैं फिर से इस पे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो चीजों को पकड़ने और हाथों में कमजोरी की बात है, ये P4 पार्किंसंस और P4 पैरालिसिस दोनों में होता है। बट दोनों में डिफरेंस होता है कि अगर पार्किंसंस है तो उसमें हाथें कंपन होती है। पार्किंसंस K4 किंसंस है तो हाथों में कंपन आएगी, हाथ वाइब्रेट करेंगे। इस बात का याद रखिएगा। ये कोड वर्ड है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। पैरालिसिस में कंपन नहीं आता। होपफुली आपको ये कोड वर्ड हमेशा याद रहेगा, जिसके कारण आपको ये चीजें बहुत अच्छे वे में याद रहेगी। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं जो हमारा पिछला था, जिसमें हमने बताया था कि जो ट्रीटमेंट होती है जनरली समाज में जो चीजें होती है, हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ सबसे पहले लोग एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम के पास जाते हैं। ऑब्वियसली बात है अगर इमरजेंसी लगे तो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के माइंड में है जाना चाहिए, इट्स ओके, नो वरी। मैं किसी को गलत और सही भी नहीं कह रहा। जाते हैं लोग और वहां पे ऑप्शन आता है, दवाइयां वगैरह दी जाती है, उसके बाद फिजियोथेरेपी वगैरह कराई जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह कराई जाती है। ये सब चीजें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये दवा वगैरह चलती है। लेकिन एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट और हम न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो उसमें क्यों न्यूरोथेरेपी आखिर पैरालिसिस में क्यों काम करती है और मेडिसिन इतना काम क्यों नहीं कर पाती। इसलिए मेडिसिन काम नहीं कर पाती क्योंकि ब्रेन के अंदर BBB ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो कि बॉडी के अंदर बने हुए केमिकल को ही अंदर जाने देता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर तभी फेल होता है जब कोई वो अल्कोहल या बेहोशी की दवाएं वगैरह जाती है तो ब्लड ब्रेन बैरियर काम नहीं करती। इसलिए पैरालिसिस के केसेस में जो पेशेंट मिलते हैं आपको वो ज्यादातर सोने की कोशिश करते हैं, उन्हें नींद की दवा थोड़ी दी जाती है ताकि उनका काम दवा के थ्रू हो सके।
बट न्यूरोथेरेपी इसलिए कामयाब होती है क्योंकि पैरालिसिस में जब हम केमिकल बनाते हैं तो वो हमारी बॉडी का अपना बनाया हुआ केमिकल होता है, जिसके कारण पैरालिसिस के क्लॉट्स हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके जाते हैं हमारे अपने केमिकल होने के कारण। इसलिए न्यूरोथेरेपी पैरालिसिस में बहुत कामयाब होती है। अब पैरालिसिस के उपचार में हेमाटोमा और हेमाटोमा से पैरालिसिस होता है, ये हमने बताया था, और उसका डिटेल्स भी हमने पिछले क्लासेस में बताया था। हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आज के नेक्स्ट क्लास में रिपोर्ट के साथ डिटेल्स बतानी है। तो इसमें हमने हेमाटोमा के साथ रीजन वगैरह भी बताया था, ब्रेन के टिश्यू में होता है। अगर हेमाटोमा बॉडी के राइट पार्ट में होगा तो लेफ्ट पार्ट पे उसका असर दिखेगा। ये सब सारी चीजें हमने बताई थी। और पैरालिसिस और न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट था उसके कारण हमने भी ये चीजें क्लियर किया था। इंफ्राक्ट के कारण पैरालिसिस होता है, हेमाटोमा के कारण पैरालिसिस होता है, ये दो पार्ट में हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि बेल्स पैल्सी जो कि फेशियल पैरालिसिस होता है ये, और उसका ट्रीटमेंट हमने बताया था। एक नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड था गिलियन बार सिंड्रोम, जिसको हम जीबीएस बोलते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है और उसके लिए भी हमने ये ट्रीटमेंट बताया था। फिर हमारा लास्ट क्लास था कि हम इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से अब आगे आने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं इंफ्राक्ट। जो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि इंफ्राक्ट के कारण पैरालिसिस आती है। तो पहली बात, इंफ्राक्ट, ये जो नाम है ना इंफ्राक्ट, इसको आप समझ सकते हैं कि ये बॉडी में अचानक बिल्कुल हो सकता है। इंफ्राक्ट मतलब अचानक, ये आप कोड वर्ड रख सकते हो, इंफ्राक्ट मतलब अचानक। आदमी बंदा बैठा हुआ है, बैठे बैठे अचानक उसको महसूस होगा कि उसका फेस टेढ़ा हो रहा है, हाथों पैरों में टेढ़ेपन आ रहे हैं, कंपन आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इंफ्राक्ट के कारण होता है। रीजन इज दैट इंफ्राक्ट में ये चीज होती है कि जब भी, मैं पहले इंफ्राक्ट के बारे में बता दूं फिर मैं उसके बारे में आऊंगा पैरालिसिस में क्या होता है। इंफ्राक्ट बॉडी में बहुत जगह होती है, हार्ट में भी होता है, लंग्स में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, किडनी में भी होती है, इन सब जगहों पे होता है। इंफ्राक्ट का मतलब होता है कि शरीर का कोई भी टिश्यू जब ब्लड सप्लाई डेड होने के कारण, मतलब ब्लड सप्लाई बाधित होने के कारण अगर डेड हो जाए तो वो इंफ्राक्ट होता है। और डेड होने का रीजन है क्योंकि जब इंफ्राक्ट आती है मतलब ब्लड, मतलब हमारी आर्टरीज के अंदर क्लॉट, जो छोटे छोटे ब्लड, ऐसे भी जनरली बॉडी में सेल बनते हैं, सेल मरते भी हैं, सेल के अंदर भी अपनी एक ब्लड सप्लाई जाती है। तो नए सेल बनना, नए सेल मरना, ये बॉडी का सेल्फ प्रिपरेशन चलते रहता है, जिसके कारण बॉडी में क्लॉट बनते हैं और वो क्लॉट डिजॉल्व भी होते हैं। तो वो क्लॉट जो बनते हैं और डिजॉल्व होते हैं, इसी बीच में छोटे छोटे क्लॉट्स बॉडी में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं अचानक से बनता है, नहीं, घूमते रहते हैं, ये होता है। तो जब ये क्लॉट बॉडी के किसी पतले से नर्व में जाकर फंसते हैं तो फंसने के कारण उसके आगे वाले पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाती, ब्लड सप्लाई नहीं जाता, जिसके कारण वो आगे के सेल डेड हो जाते हैं। रीजन ये होता है। तो जब आगे ऑक्सीजन पहुंचाने वाली जो खून है, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो क्षेत्र हमारा मर जाता है, यानी कि जो एरिया डेड हो जाता है, उसे इंफ्राक्ट कहते हैं, और ये अचानक होता है। खून का क्लॉट बह रहा है, अचानक जाकर फंस गया, मालूम चला कि इसको दिक्कत होना शुरू हो गई, ये चीज है। और पूरी प्रक्रिया जो होती है, इस पूरी प्रक्रिया को इन्फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें कि बॉडी का क्लॉट आकर वहां रुका। अब एक चीज मैं इसमें आपको सिखाना यही चाहूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आपको अगर मेरी भी पिक्चर दिख रही होगी तो आप देख सकते हैं कि सपोज मान लो ये इतनी बड़ी होल वाली आर्टरीज है, मान लो कि ये आर्टरीज है, और आर्टरीज के बीच में ये मेरा फोन है। अब ये फोन इसमें आके फंस गया। ये जो फोन है, ये मान लो कि ये क्लॉट है, और ये क्लॉट मैं एक बार स्टॉप शेयर कर दूं फिर आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। मान लो कि ये इतनी बड़ी आर्टरीज है, अब इंफ्राक्ट हो रहा है तो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसमें होता भी क्या है। तो इतना बड़ा मान लो ये आर्टरीज का इनर शेप है, और ये मान लो ये मेरा फोन जो है, ये फोन एक क्लॉट के रूप में काम कर रहा है, और वो आकर यहाँ पे फंस गया। अब ये फंस गया तो ये इस तरफ की, इन साइड की तरफ वाली जो गोलाई है जो पतली हो रही है, मतलब मेरी बॉडी की तरफ जो पतली हो रही है, वो चीजें क्लॉट के कारण डिस्टर्ब होगी पीछे की तरफ, यानी कि आगे वाले साइड की तरफ, जिस तरफ से क्लॉट आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। लेकिन ये क्लॉट जिस आर्टरीज पे फंसा है यहाँ,
तो आर्टरीज के इनर सरफेस पे भी ये इंजरी क्रिएट करेगा। ये चीजें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझनी पड़ेगी। अगर वो चीजें यहाँ फंसी है तो वो पहले थोड़ी सी रगड़ के साथ जाती है, फिर वो फंस जाती है। फंस गई तो मतलब वो इनर सरफेस को, जो हमारे जो आर्टरीज है उसके इनर सरफेस को वो क्रैक करेगी, वहां पे इंजरी क्रिएट कराएगी, इंजरी क्रिएट कराकर तब जाकर फंसेगी। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो कुल्हाड़ी काटते हैं, लकड़ी काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसका जो बेंत होता है, लंबा सा बेंत जिससे पकड़ के वो काटते हैं, वो उसको काफी टाइट लोहे के बीच में फंसाते हैं और उसके बीच बीच में छोटी छोटी फलियां लकड़ी की डाल डाल के टाइट करते हैं। मतलब जितनी जगह नहीं भी होती है उससे भी ज्यादा डाली जाती है। तो इन्फ्राक्ट में भी जो क्लॉट आ रहा होता है वो आर्टरीज के पास जाके फंस जाता है, जिसके कारण वो क्लॉट इनर सरफेस पे इंजरी भी क्रिएट करती है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। मैं वापस अब स्क्रीन शेयर करके आपको नेक्स्ट पे ले आऊं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे पेज पे। अगर इन्फ्राक्ट हो रहा है तो इन्फ्राक्ट के कुछ कारण, आखिर ये कारण क्यों, आखिर ये इन्फ्राक्ट हुआ तो क्यों हुआ। पहला कारण थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कहने का मतलब ब्लड का थक्का। खून में जो ब्लड का क्लॉट जम जाता है, थक्का जम जाता है, उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अगर ब्लड का क्लॉट जम गया और जिसके कारण अगर इनर सरफेस पे मैक्सिमम अगर फैट की लेयर होगी तो वो क्लॉट उस जगह पे जाकर फंस जाएगा। सत्येंद्र आर्य जी, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको म्यूट कर देंगे, बैकग्राउंड थोड़ा साउंड आ रहा है। थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस दैट मीन्स ब्लड का क्लॉट आकर जम रहा है। अगर ये क्लॉट छोटा है तो ये आर्टरीज में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन इसके इनर सरफेस पे अगर फैट डिपोजिशन ज्यादा है तो ये ऑब्वियसली बात है फंसेगा। लेकिन फैट डिपोजिशन ज्यादा है तो ये यहाँ से निकल भी जाएगा, क्योंकि फैट जस्ट लाइक दैट, आप मक्खन समझ सकते हो। अगर वो मक्खन को अगर आप हाथ में पकड़ के मैसोगे तो वो थोड़ी देर बाद फिसल जाएगा अपने हाथों से। तो ये फैट थोड़ी देर बाद यहाँ से डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन जब ये पतली सी आर्टरीज में जहाँ पे जाने की जगह नहीं है और ये जहाँ अगर फंस जाए तो एम्बोलिज्म के कारण यहाँ पे जो एम्बोल्स बनेंगे, जो खून का थक्का जम रहा है, उसके कारण पैरालिसिस तो कन्फर्म होगी। तो ये भी इंफ्राक्ट है, ये भी इंफ्राक्ट है। लेकिन ये इंफ्राक्ट का बेसिक फेज है, ये इंफ्राक्ट का हाइयर फेज है। हाइयर फेज में जल्दी मिलता है, बेसिक में जिसमें फैट के कारण होता है तो ये डिपॉजिट थोड़ी देर बाद हो भी जाता है। इसलिए कभी कभी किसी लोगों को सीने में चेस्ट का पेन होता है ना, तो वो नेचुरल उनका अपना प्राकृतिक फेनोमेनन है कि चेस्ट पे पेन होगा तो वो कस के ऐसे पकड़ के दबाएंगे। मतलब दबाने का रीजन ये है कि जब वो प्रेस करेंगे ना तो क्लॉट वहां से छूट भी जाता है फैट के कारण। ये नेचुरल फेनोमेनन है। कभी किसी को आपने कभी टीवी वगैरह में मूवी देखा होगा, तो चेस्ट पेन आता है तो हाथ रख के चेस्ट पे दबाने का ये फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है। तो ये रीजन होता है। नेक्स्ट, दूसरे के बाद जो तीसरा रीजन है वो वैसोपाजम है। अगर हमारी आर्टरीज सिकुड़ जाती है, न्यूरोथेरेपी में आपने ये चीज पढ़ा होगा कि वैसो डायलेटर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है और एक वैसो कंस्ट्रिक्टर ट्रीटमेंट होता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर में हम टू पैरा यूज करते हैं, जब ज्यादातर जहाँ पे लो बीपी अगर रहती है तो वहां पे हम ब्लड की आर्टरीज को सिकोड़ते हैं। तो ये जो सिकुड़न होती है, ये सिकुड़न अगर बीच में कहीं पे रहती है, जिसके कारण अचानक अगर ये आर्टरी सिकुड़ जाएगी तो ब्लड की सप्लाई बहुत कम या न के बराबर हो जाएगी। अगर ये हो जाएगी तो जिसके कारण भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये इन्फ्राक्ट के तीन मेन कारण होते हैं जिसके कारण आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, और जिस जगह ब्लड सप्लाई नहीं जाती उस जगह के सेल डेड हो जाते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अनम्यूट करके कोई बताएंगे या? ओके। आपके पास पानी का ग्लास होगा तो एक गिलास पानी एकदम जरूर रखिएगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लियर है क्लास सर। में भी बताया था बीच बीच में थोड़ा पानी जरूर पिया कीजिए। अब आते हैं इन्फ्राक्ट के कॉमन टाइप्स। जैसे मैंने पहले बताया ना, इन्फ्राक्ट हार्ट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, लंग्स में भी होता है और किडनी में भी होती है। अब इन सभी जगहों में ही क्यों होता है, बात बाकी और बॉडी पार्ट्स में क्यों नहीं होता? इन सभी बॉडी पार्ट्स में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीक से बारीक हमारी आर्टरीज जाती है।
हार्ट के अंदर भी आर्टरीज जो होती है वो बहुत बारीक वे में जाती है, ब्रेन में तो सारे लोग जानते हैं। लंग्स में भी जाता है, क्योंकि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है तो वहां पे हेपेरिन सबसे ज्यादा बनता है। और ब्रेन के जैसे हमारे लंग्स में भी आर्टरीज बहुत पतली होती है, जिसके कारण यहाँ भी होता है। अब बात आती है किडनी में होने का। यहाँ तो सारा जगह ठीक है भाई, ये सब ब्लड ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि आर्टरीज जो लंग्स में जा रही है वो फिल्टर करके मतलब हार्ट को देगी, और हार्ट से जो खून निकलता है सबसे ज्यादा ब्रेन देता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाते हैं, बट मतलब डिपेंडेबल हो जाते हैं। लेकिन किडनी इन तीनों से अलग होती है। तो किडनी में क्यों होता है, ये कॉमन सा सिंपल आपका सवाल आएगा, तो इसका रीजन यही है। किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। अननेसेसरी ब्लड में जो टॉक्सिन होते हैं उसको ये बहुत बेसिक लेवल पर फिल्टर करती है। फिल्टर करने के टाइम कुछ चीजें जो अनवांटेड फिल्टर होकर निकल जाती है तो उसको भी रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। यानी किडनी के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस होते हैं, लूप ऑफ हेनले वगैरह जो होता है, जिस जगह पे रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, उन जगहों पे बहुत बारीक लेवल पे काम होता है। इसलिए किडनी के अंदर भी ये चीजें आती है और किडनी फेलोर होने के चांसेस भी आते हैं। अब इन सब चीजों में पहले बात, अगर हार्ट पे अगर होता है तो हृदय की मांसपेशियों में खून अगर नहीं जाएगा तो हार्ट की मांसपेशियां काम करना बंद कर देगी, और ये सबसे क्रोनिक स्टेज होता है, जिसमें कि सामने वाले पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हार्ट ही काम करना बंद करेगा तो ब्रेन तो सिग्नल पहले ही तोड़ देगा। इसलिए हार्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकंड आता है सेरेब्रल इंफ्रैक्शन। सेरेब्रल इंफ्रैक्शन मतलब ब्रेन के एक छोटे से पार्ट में होगा, पूरी बॉडी में नहीं होगा, छोटे से पार्ट में होगा, तो हो सकता है कि वो बॉडी के एक तरफ के भाग को ही अटैक करेगा, या फिर मैक्सिमम होगा तो एक तरफ, या टेट्राप्लेजिया मतलब ये पैराप्लेजिया वगैरह के केसेस आ सकते हैं। पूरी बॉडी अगर होगी भी क्वाड्रिप्लेजिया में, जो चारों भाग में होता है गर्दन से नीचे, लेकिन आदमी डेथ नहीं करेगा। इसलिए हार्ट के मुकाबले जो ब्रेन में होता है इंफ्राक्ट, वो कम रिस्क वाला होता है। अब उससे आगे फेफड़े में जो होता है, फेफड़े में अगर होता है तो यहाँ ब्लॉक के कारण यहाँ भी रक्त की आपूर्ति कम होती है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने में ही दिक्कत होना शुरू हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत अगर एक तरफ होती है तो दूसरा हमारा जो लंग्स के दूसरे वाले पार्ट है ये काम कर रहा होता है, बट फिर भी यहाँ दिक्कत होती है। लेकिन किडनी में जो होती है, वो किडनी में दिक्कत अगर होती है तो ये बहुत लंबे समय तक खींच सकती है, क्योंकि किडनी में मोर देन 10 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। और ये धीरे 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 अगर ब्लॉक होती है, एक ब्लॉक होगी फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करते करते लंबे टाइम पे ब्लॉक होती है। तो ये सब सारे इंफ्राक्ट के प्रकार हैं जो कि हमारी बॉडी में होता है। इसमें से हम पढ़ने वाले हैं सेरेब्रल इंफ्राक्ट, जो ब्रेन से रिलेटेड, जिसमें पैरालिसिस होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया या कोई कंफ्यूजन अभी हो रहा है? अगर कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन हो रही है? अनम्यूट कर सकते हैं कोई, या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। विवेक सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विष्णु प्रकाश सर। बढ़िया सर बढ़िया। मैं तो थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन किया, लेकिन जितना भी सुना अच्छा रहा। अब मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो कोई भी थैंक यू, सवाल थैंक कर यू। सकता है। मैं तो ठीक से पूरा थैंक यू सुन नहीं सर। पाया, लेकिन जितना भी सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत थैंक यू विस्तृत सर। तरीके से सेना समझाया। तो अब तो अब हम 95 उससे, लोग हैं हमारे, हम दोनों को लेकर। तो और सबों के मन में कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। सवाल तो होंगे, तो लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग डरते होंगे, कुछ लोग हिचकिचाहट में सोचते होंगे कि पता नहीं क्या, कोई क्या 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 समझेगा क्या नहीं समझेगा। लेकिन मैं कोई सबको बात नहीं बोलूंगा सर। कि आप सवाल करिए। सवाल जब कोई बात करेंगे नहीं। तो विवेक सर बहुत अच्छे से। चलो कोई नहीं सर, लोग करेंगे, अभी हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर सब में ओपनली सबका सवाल लेंगे। तो हम आगे आते हैं सेरेब्रल इंफ्राक्ट, जिसके कारण पैरालिसिस होता है, हम इस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक पैरालिसिस है। अब सेरेब्रल इंफ्राक्ट जो होता है पैरालिसिस के रूप में अगर हम देखते हैं तो ये ब्रेन में होता है, और ब्रेन में अगर कोई भी इंफ्राक्ट
अगर हो रहा है, तो ब्लड का क्लॉट अगर आ रहा है तो वो हो रहा है, और ब्लड का क्लॉट आने के कारण नेक्स्ट आगे के पार्ट के सेल डेड हो रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे ब्लैक कलर से ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे सेल डेड हो रहे हैं। जब सेल डेड हो रहे हैं तो उसके आगे के सेल में एक वर्ड्स आपको मिलेगा लिखा हुआ, इस्केमिक चेंजेज। इनफ्राक्ट के साथ एक वर्ड्स आएंगे जो कि इस्केमिक चेंजेज। इस्केमिक चेंजेस का मतलब होता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। ब्लड की यहाँ डेथ हो गई है, मतलब यहाँ सेल्स की डेथ हुई है, तो सेल्स की डेथ ब्लड आगे नहीं जाने के कारण तो हुई, लेकिन ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसके कारण डेथ हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। तो दोनों वर्ड्स यहाँ पे बिल्कुल आपको कॉमन देखने को मिल सकते हैं। अगर इंफ्राक्ट मस्तिष्क के उस हिस्से में हुआ है जो शरीर के हिस्से को खून सप्लाई को रोक सकता है, तो इंफ्राक्ट होगा। और ये इंफ्राक्ट का असर अगर बॉडी के मोटर कॉर्टेक्स वाले हिस्से पे अगर होता है, तभी ये पैरालिसिस आपको दिखाएगा, क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स है वो ब्रेन का कंट्रोलर सिस्टम है। मोटर कॉर्टेक्स अगर कंट्रोलर सिस्टम है जो कि बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तभी वो पैरालिसिस का अटैक आएगा। अगर वैसे ब्रेन के छोटे से पार्ट में कहीं अगर होता है जिसका ब्रेन पे कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। क्योंकि ब्रेन में भी बॉडी के जितने सेल्स है ना, वो सेल्स भी बहुत अपना अपना इंसुलिन, सॉरी इंसुलिन बोल गया मैं, ये हेपेरिन बनाते हैं। हर सेल के अंदर भी हेपेरिन बनता है। तो बहुत छोटे से हिस्से में जो उसका कनेक्शन बॉडी पे पूरा नहीं होता, तो वो हेपेरिन क्लॉट को डिजोल्व कराने की कैपेसिटी रखता है। बट लेकिन अगर मोटर कॉर्टेक्स के हिस्से से अगर टकराता है क्लॉट जिसमें इंफ्राक्ट होता है, तो वो बॉडी पे पैरालिसिस का इफेक्ट दिखाता है। अगर मोटर कॉर्टेक्स का बाएं साइड वाले हिस्से में होगा, तो बॉडी के दाहिने वाले हिस्से पे आपको पैरालिसिस का इफेक्ट दिखेगा। अगर दाहिने वाले में होगा, तो बाएं वाले हिस्से में होगा। अब ये जो दाया बायां का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो पिछली क्लास ली थी, अगर पिछली क्लास में जो लोग जुड़े हुए थे, तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि इसमें आप अनम्यूट करके अपने आप को बताइए। जो पिछली क्लास में जुड़े हुए थे उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, मैंने इसमें एक कोडिंग आपको बताई थी कि किस हिस्से में अगर पैरालिसिस होगा तो स्पीच जाएगी, और किस हिस्से में नहीं होगा तो स्पीच नहीं जाएगी। कोई अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें, ताकि हम एक दूसरे के साथ बात करके समझ पाए और सीख पाए कि मेरी बातों से आपको कुछ कोडिंग के साथ चीजें सीखने में आसानी हो रही है। अनम्यूट करके अपने आप को बताएं। सर अगर लेफ्ट साइड में जो है ना, अगर लेफ्ट साइड में क्लॉट होगा तो राइट साइड में पैरालाइज आएगा, तो उसकी वजह से साथ में स्पीच भी जाएगी। और अगर राइट साइड में क्लॉट होगा तो लेफ्ट साइड में इन्फेक्ट के कारण जो है पैरालाइज होगा, लेकिन उसमें स्पीच नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपने चीजें बताई ना, इसमें मेरी कोडिंग नहीं बताई गई आपने। मैंने कुछ कोडिंग बताया था, जैसे मैंने सर आज बाय कोडिंग बताया ना, वापस सॉरी रिपीट सर। करके। एक मिनट ज्योति जी, सर मैंने अभी एक कोडिंग जी वापस रिपीट किया था आज के क्लास में कि पैरालिसिस और पार्किंसंस दोनों में हाथों में मांसपेशियां, दोनों में कंफ्यूजन अगर होगा, तो इसका कोडिंग था कि पार्किंसंस में कंपन आते हैं जी जी। और पैरालिसिस में कंपन नहीं आते। तो उस तरह से बायां और दायां, इसमें मैंने बताया था एक कोडिंग के साथ कि किस कोडिंग पे कौन सा अगर आप कोडिंग यूज रखेंगे, ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे कि ये इस कंडीशन में है तो इस साइड ही पैरालिसिस हुआ होगा। आप बिना पेशेंट को जज किए, बिना देखे, उसकी हिस्ट्री पूछकर आप डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ इसको राइट साइड पैरालिसिस है, तो मतलब है। मैंने कुछ कोडिंग बताई थी। सर पहला पार्ट बाएं मैं से आपका देख बात, नहीं पाया। सर आपने बोला था बायां याद रखना है, तो बाएं से बात का कनेक्शन है, इसलिए आपने बताया था बायां बात करके याद रखने के लिए कि ओके, बाएं साइड कोई और? क्लॉट होगा तो। कोई और बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो उन सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि उन्हें अगर कंफर्म ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो पिछले क्लास की जो रिकॉर्डिंग उनको दी गई है वो एक बार चेक करें, क्योंकि बहुत सारी कोडिंग्स मैंने जो बताई अभी, उस तरीके को अगर आप अपने नोट्स में ज्यादा बनाकर रखेंगे ना, तो बहुत आसानी में आप याद कर पाएंगे। ये मैं आप लोगों पे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे। मैं फिर से बताऊं तो फिर वही वाली बात आएगी, मतलब आप पिछले क्लास को बहुत अच्छे से देख के नहीं सीख पाए हैं। मैंने उसका रिवीजन इसलिए भी यहाँ किया ताकि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीजें याद आ जाए।
बट कोई नहीं, एक बार आप उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अब बात करते हैं कि ब्रेन का अगर राइट साइड का पार्ट है, यानी कि अगर राइट मोटर कॉर्टेक्स के हिस्से में अगर ये क्लॉट आकर रुकता है जिसके कारण इंफ्राक्ट अगर हो रहा है, तो वो बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से पे असर दिखाएगा। और लेफ्ट वाले अगर मतलब मोटर कॉर्टेक्स के हिस्से में अगर आ रहा है तो वो बॉडी के राइट साइड के हिस्से में आएगा। मतलब ये क्रॉस कनेक्शन करके बॉडी दिखाती है। तो इस क्रॉस कनेक्शन को आप हमेशा याद रख सकते हो कि डॉक्टर्स का जो सिंबल होता है ना, पहले क्रॉस होता था, प्लस का सिंबल, रेड रंग से प्लस होता था, जिसको रेड क्रॉस सोसाइटी ने लिया। तो बाद में डॉक्टर की जो कमेटी है, एलोपैथी डॉक्टर्स लोगों की जो कमेटी है, उन्होंने एक मतलब एक लंबा सा रहता है, उसके रिंग के बीच में दो तरफ से क्रॉस करते हुए ऐसे पिक्चर में सांप जैसा बना हुआ रहता है। तो उस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हो कि ये क्रॉस कनेक्शन वाली जो बात है ये ब्रेन के साथ बॉडी का होता है। कभी ना कभी आपने ये चीजें जरूर ध्यान दिया होगा, तो आपको ये चीजें दिखी होगी। हम इससे नेक्स्ट आते हैं। अगर इंफ्राक्ट है और पेशेंट को बिना रिपोर्ट के अगर आप जानना चाहें तो कैसे जानेंगे, क्योंकि बेसिक बात तो यहाँ आती है कि हमने पिछली क्लास में जो बताया था कि उसका रिवीजन जो हमने यहाँ भी किया, पैरालिसिस ब्रेन की अगर हो रही है तो इंफ्राक्ट और हेमाटोमा दोनों के कारण होती है। तो आज की क्लास में हम इंफ्राक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंफ्राक्ट के कारण अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है तो हम उसके सिम्टम्स को देख के डायरेक्ट बिना रिपोर्ट से भी बता दें, इसको पक्का है कि इंफ्राक्ट के कारण ही हुआ है। पहला सिम्टम्स आता है कि लक्षण का अचानक प्रकट होना, मतलब उसके सिम्टम्स अचानक दिखेंगे। बंदा मस्त एकदम बैठा हुआ है, अचानक उसके चेहरे पे हाव भाव बदल जाएंगे, मुंह टेढ़ा होने लगेगा, अचानक उसके हाथ पैर में नमने आना शुरू होगा, या बोल रहा है तो उसकी आवाज गड़बड़ हो जाएगी और वो गिर जाएगा। अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो इंफ्राक्ट होगा। इंफ्राक्ट मतलब अचानक और अभी अभी होगा। ठीक है। सेकंड, इनफैक्ट में आदमी बेहोश नहीं होता। इसलिए बेहोश नहीं होता क्योंकि इसमें इनफैक्ट में पर्टिकुलर एक एरिया पे ब्लड सप्लाई की कमी आती है। ब्लड सप्लाई की सिर्फ कमी आती है, ब्रेन के अंदर वाले हिस्से में कहीं भी किसी तरह की कोई और कमी नहीं आती। और कमी कहने का मतलब किसी ऑर्गन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता। हेमाटोमा में पड़ता है, वो हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि हेमाटोमा में आखिर और इंफ्राक्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं इसके सिम्टम्स बता रहा हूँ कि बिना रिपोर्ट देखे आपके पास अगर आपके घर वाले ने, किसी रिलेटिव ने, किसी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से फोन आया, यार देखो ना ऐसा ऐसा हो गया, पापा को ये हो गया, अभी हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ये चीजें करनी है, मान लो ऐसा आपके पास कॉल आया, तो इंस्टेंट आप क्या करेंगे, किसको क्या पूछेंगे? अगर हुआ था तो बेहोश हुए थे क्या? नहीं, बेहोश नहीं हुए थे, बैठे बैठे अचानक हो गया था। मतलब सिंपल सा शब्द है, इनफ्रैक्ट हुआ था, आर्टरीज आई, मतलब क्लॉट आया और उसने आर्टरीज को हिट किया और वहां जाकर फंस गया। अगर फंस गया तो फिर आगे के जो सेल है वो ऑक्सीजन के अभाव में ब्लड नहीं पहुंचने के कारण डेड हुए, मतलब इंफ्रैक्ट हुआ। और मोस्टली पैरालिसिस जो होता है वो इंफ्रैक्ट के कारण ही होता है। मोस्टली मतलब मोस्टली मोर देन 80-90% तक आप मान सकते हो, 80 to 90% ये इंफ्रैक्ट के कारण ही पैरालिसिस होता है। अब क्लॉट अगर बन गया तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं गई, जिसके कारण ब्लड का एक पार्ट एक हिस्से में नहीं पहुंचा, तो बेहोशी नहीं होगी, कभी नहीं होगी बेहोशी। लेकिन यही जो हेमाटोमा होता है, हेमाटोमा में पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो हेमाटोमा अलग है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे। तीसरा सिम्टम्स है इसका थक्का का मस्तिष्क में पहुंचना। वो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी में कहीं भी बन रहा है, क्लॉट बन रहा है, बॉडी के हर एक सेल हैपरीन बनाते हैं, हमारा लंग्स हैपरीन बनाता है, हमारा लिवर भी हैपरीन बनाता है। तो ये सब सारे पार्ट्स जो है हैपरीन बनाते हैं, लेकिन ब्रेन के पार्ट में अगर जाकर स्पेसिफिक अगर रुकता है, एक जगह पर जाकर फंस जाता है, उसके कारण अगर वो मोटर कॉर्टेक्स में होगा तो पैरालिसिस आएगा। नेक्स्ट है इंफ्राक्ट अगर होता है और सेल डेड हो जाते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में मरते हैं। इंफ्राक्ट तो लिखा जाएगा, लेकिन उसमें एक वर्ड अभी मैंने बताया, इस्केमिक चेंजेस भी आपको उसके रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पैरालिसिस का संदेश अवरोध। कहने का मतलब जो बॉडी में मैसेंजर जाने वाले पार्ट होते हैं, जो हमारा बॉडी का एक पर्टिकुलर सेल डेड हो गया, अगर उसका कनेक्शन अगर आपकी बॉडी के हाथ से होगा तो हाथ वाले हिस्से में काम करना बंद हो जाएगा। अगर उसका कनेक्शन पैर से होगा तो पैर में बंद हो जाएगा।
अगर हाथ और पैर दोनों एक तरफ से होगा तो दोनों बंद करेगा, दोनों पैर की तरफ से होगा तो दोनों बंद करेगा। मतलब वन वे, टू वे, टू वे का दोनों पार्ट, मतलब बॉडी का हॉरिजॉन्टल और बॉडी का वर्टिकल, दोनों में ये दिक्कत आएगी। तो अगर ये सब सिम्टम्स मिलते हैं कि पेशेंट अचानक बेहोश नहीं हुआ है, पेशेंट बैठे हुए था, अच्छा था, चल फिर रहा था, अचानक ये चीज आ गया और बैठे बैठे उसको मतलब बेहोशी जैसी लगने लगी फीलिंग, चक्कर आ रहा है, गिरा लेकिन बेहोश नहीं हुआ, हाथ पैर काम करने बंद कर गए, बोलना चाहा तो मुंह टेढ़ा हो गया, सही से बोल नहीं पा रहा है, ये सब चीजें अगर दिख रही है तो ऑब्वियस सी बात है इंफ्राक्ट हुआ है। लेकिन अगर हेमाटोमा होगा तो दोनों में डिफरेंस है कि पेशेंट बेहोश हो जाएगा, हेमाटोमा में बेहोश हो जाएगा, इंफ्राक्ट में नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसके बारे में इंफ्राक्ट में हम बात कर रहे हैं कि अगर सेरेब्रल इंफ्राक्ट और पैरालिसिस होता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पहला चीज है कि अगर कॉर्टेक्स में, अगर मोटर कॉर्टेक्स के हिस्से में अगर इंफ्राक्ट आ रहा है, पहली चीज अगर इंफ्राक्ट आ रहा है तो उसने सेल के अंदर वाले पार्ट को हिट किया, मतलब वहां पे फंसा, मतलब उस जगह के अंदर के एंडोथेलियम लेयर को उसने नुकसान पहुंचाया, इंजरी की, इंजरी करने के बाद फिर वो वहां जाकर फंस गया। तो इंजरी की तो यहाँ पे आपको बहुत छोटी सी माइनर इंजरी है तो यहाँ पे आप पूरा इंजरी ट्रीटमेंट नहीं देकर भी आप यहाँ पे 62 फिंगर गॉल लीवर इंटू 3 का ट्रीटमेंट आपको देना ही चाहिए। बहुत जगहों पे आपको इनफ्रैक्ट में ट्रीटमेंट क्या मिलेगा कि आप हेपेरिन ट्रीटमेंट दीजिए, डायरेक्ट हेपेरिन, बट मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं मानता क्योंकि ये इंजरी यहाँ भी हुई है, इंजरी यहाँ हुई है जिसके कारण ये दिक्कत हुआ। तो सबसे पहला यहाँ पे ट्रीटमेंट जो आएगा वो 62 फिंगर गॉल लिवर का 3 ट्रीटमेंट आएगा, ताकि ये इंजरी यहाँ पे ठीक हो जाए। क्योंकि ये आया यहाँ की तरफ से, मान लो ये ऐसा शेप है, इस शेप में ये जो, मैं जूम आउट कर लू इसको एक मिनट, मान लो कि ये अगर हमारा आर्टरीज का इनर गोलाई वाला शेप है, अगर इसमें आर्टरीज में यहाँ से बाहर से क्लॉट आ रही है और इस हिस्से पे पहले जो आउटर हिस्सा यहाँ पे मानो फंसा, थोड़ा सा ब्लड का फ्लो बढ़ा तो ये और आगे जाके अंदर फंस गया, क्योंकि पीछे की तरफ जो आर्टरी आ रही है वो पतली होगी लेकिन यहाँ पे तो मोटी है, तो यहाँ पे आकर उसने पहले थोड़े से हिस्से को रैप्चर किया, अंदर जाकर फंस गया, अंदर जाकर जब फंसा, फंसने के बाद वो पीछे वाले हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, यानी ब्लड सप्लाई नहीं हुई, तो फिर वहां इंफ्राक्ट हुआ। तो ये फर्स्ट वाले हिस्से पे जहाँ पे हेमट मतलब जो क्लॉट था हमारा उसने हिट किया, तो ये इंजरी है जिसके लिए आपको 62 फिंगर गॉल लीवर का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप इसको हाइड करेंगे तो यहाँ पे माइन्यूट इंजरी है, इसको हील करने के कारण यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आएगा, हीलिंग करने के लिए कोलेस्ट्रॉल हील करेगा तो आर्टरीज को फिर वो थोड़ा सा पतला करेगा। और ये जब पतला करेगा तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, अगर ये चीजें पतली होगी तो ब्लड का फ्लो कम होगा, और ब्लड का फ्लो कम होगा लेकिन पीछे के हिस्से वाले जो सेल है वो एक्सेस डिमांड करेंगे, तो ब्लड का स्पीड ज्यादा बढ़ेगा, और ब्लड का स्पीड बढ़ेगा तो ये आर्टरीज फ्यूचर में क्रैक होने के चांसेस भी बनेंगे। यानी एक गलती के कारण दूसरी गलती क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इंफ्राक्ट अगर है तो 62 फिंगर गॉल लीवर के 3 ट्रीटमेंट आपको देने ही देने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, आगे मैंने क्या बनाया है, आपको स्क्रीन दिख रही है या ओके। अब यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन के साथ जो पैरालिसिस आ रहा है, इसमें जो ट्रीटमेंट की बात मैंने लिखी है, इस ट्रीटमेंट में बात यहाँ पे है कि हम पेशेंट को यहाँ दिया मैंने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, इंजरी ट्रीटमेंट और हेपेरिन ट्रीटमेंट, ये जनरली 3 ट्रीटमेंट ही देना चाहिए, ये मेन ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ चीजें और होती है, वो पेशेंट की हम डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है कि उसको क्या जरूरत है। लेकिन इन एन इमरजेंसी जब तुरंत की जरूरत पड़े तो पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आप देंगे वो ट्रीटमेंट होगा 62 फिंगर गॉल लीवर का ट्रीटमेंट। उसके बाद पेशेंट को आप ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को फिर हेपेरिन ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पे अब आपकी कंफ्यूजन क्या आएगी, सर आपने बोला इंजरी दे दो फिर हेपेरिन दे दो, इंजरी देंगे तो ये क्लॉट कराएगा, हेपेरिन देंगे तो क्लॉट को डिजॉल्व कराएगा, दोनों एक दूसरे के वॉइस वर्सा, तो कैसे काम करें। सवाल सही है, मैं आपका सवाल खुद ही बोल रहा हूं। तो जो ये क्वेश्चन आएगा तो इस चीज में ना मैंने पहले बताया
जो इंजरी हुई है वो बहुत बेसिक सी इंजरी हुई है, और 62 फिंगर गॉल लीवर देके हम यहाँ पे पेन को रिड्यूस कराएंगे, क्योंकि 62 फिंगर गॉल लीवर एंटी हिस्टामाइन केमिकल बनाता है। हिस्टामाइन केमिकल सेल के अंदर होता है, और हिस्टामाइन केमिकल जब सेल के अंदर से निकलता है तो हमें दर्द महसूस होता है। जब दर्द महसूस होता है तो वो हमारे ब्रेन को पहुंचता है कि यहाँ पे हिस्टामाइन निकला है जिसके कारण दर्द हो रहा है। तो फिर वहां पे हमारा एक्शन जाता है, और ये एक्शन और रिएक्शन की बात विद इन अ सेकेंड होती है। चोट लगे, कोई वहां चोट लग गया, दर्द हो रहा है, मतलब हाथ ऑटोमेटिक चला गया यहाँ पे, हिस्टामाइन नहीं आया, तो यहाँ पे पेन सिग्नल आ रहा है, तो ब्रेन ने मैसेज दिया हाथ को यहाँ जाओ। तो वही 62 फिंगर गॉल लीवर एंटी हिस्टामाइन बनाता है, जिससे कि जो इंजरी हुई है इससे कारण जो पेन क्रिएट हो रहा है ये पेन हील हो जाए। बॉडी हील खुद से करती है, बस हम उसके सिस्टम को थोड़ा एक्टिवेट करते हैं। सेकंड मैंने बताया ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट मतलब ब्रेन के आगे वाले सेल जो डेड हुए हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही है, तो हम वहां पे ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, इसलिए हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देंगे। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट जब हम देंगे तो हमारे ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने के बाद हम 1.5 से 2 मिनट का गैप जरूर लेते हैं, और इस गैप के बाद फिर जब हम उनको हेपेरिन ट्रीटमेंट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे फुल इंजरी ट्रीटमेंट या फिर एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट नहीं दिया है। क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? विवेक सर, किसी को कोई हाँ विश्व प्रकाश सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने एक बात कही अभी कि हम्म। आपने एक सवाल किया कि इंजरी ट्रीटमेंट देंगे और ऑक्सीजन देंगे और हेपरिन देंगे। फिर आपने सवाल बिल्कुल खुद ही सर। रेज किया, आपने खुद ही सवाल रेज किया कि अब सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंजरी देंगे तो क्लॉट्स बनेगा और हेपरिन देंगे तो क्लॉट्स खुलेगा, तो दोनों एक साथ कैसे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बिल्कुल। सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा आपका सवाल कि इंजरी से कैसे क्लॉट्स होगा और हेपरिन से कैसे क्लॉट्स खुलेगा। तो क्या इसको आप थोड़ा डिटेल में क्लियर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बात दिमाग में क्लिक किया ही नहीं होगा कि आपने ये क्या बिल्कुल। क्या आपने कहा कि इंजरी देने से क्लॉट कैसे बनेगा, जबकि हम क्लॉट्स को यहाँ पर डिजॉल्व भी कर रहे हैं। तो उसको जरा आप क्लियर कर देंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि आपने जो सवाल किया उसी सवाल को जरा क्लियर करिए आप। मुझको ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू इसलिए भी क्योंकि आपने मुझे दोबारा इस चीज को बोलने के लिए मौका दिया, ताकि मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता सकूं। पहली बात, इंजरी ट्रीटमेंट। इंजरी का मतलब ही होता है आघात लगना। अगर कभी भी चोट लग जाए जिस जगह पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो जाए, या फिर हमारे सेल्स के टिश्यू डेड हो जाए, मतलब कट लगना, जैसे सपोज मान लो चोट लगी, हल्का सा स्किन छिल गया, हल्की सी स्किन छिली है लेकिन इसमें ब्लड्स नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये चीजें अगर हम वॉशरूम में जाते हैं, अगर शैम्पू साबुन वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे हमें हल्का बर्निंग फील होता है, तो ये भी एक इंजरी है। दूसरी इंजरी, अगर ब्लड्स आउटपुट कर रहा है तो भी इंजरी है। अब तीसरी इंजरी जो मैं बता रहा हूँ, तीसरी इंजरी ये भी है कि यहाँ हीटिंग तो हुई, ना तो स्किन क्रैक हुआ ना ब्लड निकला, लेकिन ब्लड अंदर भी क्लॉट करके रहेगी, तो ये भी एक इंजरी है। तीन टाइप्स की इंजरी हुए। तीनों टाइप्स की इंजरी में ट्रीटमेंट जो है वो दो में एक तरीके का होता है, एक में अलग होता है। जिसमें अंदर क्लॉट जम जाए उसमें इंजरी में हम वहां पे इंजरी के सीरम को सुखाते हैं, और जिसमें ब्लड्स निकल रहे होते हैं वहां पे हम ब्लड्स को क्लॉट करके रोकने का काम करते हैं, ताकि ब्लड्स आगे एक्सेस ना बने। तो जो हम क्लॉट करने के लिए इंजरी ट्रीटमेंट यूज करते हैं, उस इंजरी ट्रीटमेंट में हम फोर थायराइड जो कि हम गले पे देते हैं, थायराइड मतलब पोविडीन आयोडीन बनाने का। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो पीले या नीले रंग की दवा घाव के ऊपर लगा देते हैं, बीटाडीन आयोडीन, पोविडीन आयोडीन के नाम से। वो जो दवा होती है वो हमारी थायराइड ग्लैंड बनाती है, इसीलिए उस चीज को हम बॉडी में इंजरी ट्रीटमेंट के थ्रू बनाते हैं। इंजरी ट्रीटमेंट बना मतलब ब्लड जो बह रहा है उसको बहने से रोका, और ब्लड बहने से तभी रुकेगा जब ब्लड में क्लॉट बनेगा जहां पे इंजरी हुई है। ठीक उसी तरह से जब हमारा आर्टरीज में बाहर से मतलब बॉडी के अंदर से जो क्लॉट घूम कर आया, अगर वो फंसा है तो जिस हिस्से पे वो रैप्चर करके आगे फंसा, उस हिस्से पे वहां इंटरनल इंजरी हुई। उस माइनर से इंजरी को हील करने के लिए ही हमने यहाँ पे 62 फिंगर गॉल लीवर का ट्रीटमेंट बताया आपको, ताकि वो इंजरी हील कर जाए। अगर ये इंजरी हील होगी
पेन भी कम होगा। वरना ये छोटा सा इंजरी अगर रह जाए तो इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए भी टाइम लगेगा क्योंकि आप डायरेक्ट हेपरिन यूज करोगे क्लॉट को खोलने के लिए, तो ये जो यहाँ पे माइनर सी इंजरी हुई थी, ये इंजरी भर नहीं पाएगी। यहाँ पे क्लॉटिंग बहुत बाद में बनेंगे, और जब बाद में बनेंगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखता रहेगा कि यहाँ से ब्लड निकला, माइन्यूट सा ही निकला, तो ये फिर कहीं आगे जाके दोबारा न फंसे। बहुत सारे रिपोर्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, मल्टीपल इंफ्राक्ट। कभी आपने अगर रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मिलेगा मल्टीपल इंफ्राक्ट। एक क्लॉट आकर रुका जो उसने इंजरी को किया, उसके बाद जो यहाँ से ब्लीड हुई थोड़ी बहुत, ये ब्लड आगे जाके भी कहीं और रुकेगा, फिर उससे भी वहां रुकेगा, फिर उससे वहां रुकेगा, तो ये माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे लेवल पे बहुत जगह हो जाता है, तो उसे मल्टीपल इंफ्राक्ट कहते हैं। ये पैरालिसिस के रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पहले 62 फिंगर गॉल लीवर, ये ट्रीटमेंट अगर आप देंगे और इसको देने के बाद फिर बाद में ऑक्सीजन के बाद फिर अगर आप हेपरिन देंगे, तो ये पहली इंजरी भी डिजॉल्व हो जाएगी, आगे के सेल में ऑक्सीजन भी जाएगा और क्लॉट तीनों डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर करें तो इन्फ्राक्ट में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक बात बता दूं, मोस्टली जो केसेस होते हैं वो इंफ्राक्ट के कारण होते हैं, और बॉडी इंफ्राक्ट को होती है, तो बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट कराया नहीं कराया, कुछ समय तक ऐसे भी कुछ कुछ किया तो ठीक हो गया, ये सुनने को मिलता है। वो मोस्टली केसेस इंफ्राक्ट के कारण होते हैं। माइन्यूट इंफ्राक्ट अगर वगैरह होते हैं तो वो बॉडी खुद से भी डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर यही हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करें तो उससे हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। इस सॉरी, मैंने इसमें एक बात पहले बोली थी, कुछ कंडीशनल ट्रीटमेंट अलग अलग होंगे। कुछ कंडीशनल कहने का मतलब, ये कहने का मेरा मतलब है कि अगर पेशेंट की बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी होगी, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होगी, फॉलिक एसिड, थायामीन, नायासिन की भी डिफिशियंसी होगी, तो इन सब ट्रीटमेंट को देने के बाद आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसका ट्रीटमेंट करने का मतलब वो सब सारे जो माइक्रो विटामिन हैं वो अगर बॉडी में आएंगे अच्छे से तो फिर हीलिंग भी अच्छी होगी। नर्व, ब्रेन के अंदर जितने नर्व है उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगा, और मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा क्योंकि उससे बॉडी की हीलिंग होती है। नेक्स्ट, अगर किसी को खाना नहीं पच रहा हो, गैस एसिडिटी ज्यादा बन रही हो, तो वो भी देना होगा। हाई बीपी होगी तो वो भी आपको हाई बीपी के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ कंडीशनल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि यही ट्रीटमेंट आंख बंद करके किसी को उठा के दे दिया तो वो परमानेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए आपको इन ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट के कंडीशनल ट्रीटमेंट को देख के भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट तो देना ही होगा। लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ आपको कंडीशनल और भी ट्रीटमेंट कुछ ऐड करने पड़ेंगे। हेपरिन जो ट्रीटमेंट है, ये हेपरिन में आप मल्टी हेपरिन भी यूज कर सकते हैं, या फिर एम हेपरिन जिसको हम माइंड हेपरिन बोलते हैं, 6 मेडुला 8 ब्रेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, आप ये ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा प्रक्रिया था जिसमें कि हमने इंफ्राक्ट और पैरालिसिस का ट्रीटमेंट बताया। अब हम यहाँ से आगे आएंगे, और आज की जो रिपोर्ट्स भेजी गई थी, आप लोगों ने जो ग्रुप में रिपोर्ट भेजा था, हम उस रिपोर्ट पे आएंगे ताकि हम उस रिपोर्ट पे भी आप लोगों को डिटेल में बता सकें कि जो हमें रिपोर्ट मिला है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे। तो उसमें से मैंने कुछ कुछ रिपोर्ट सेलेक्ट करके रखे हैं जिसको मैं बताऊं, लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें, तो आप बिल्कुल अब अनम्यूट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका अनम्यूट होना बहुत जरूरी है, और आपके प्रश्नों का उत्तर देने में मेरे को बहुत खुशी होगी। यस, शीतल मेहता जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार शीतल जी। नमस्कार सुबीर पिक्चर। सर, एक क्वेश्चन था। आपने बहुत अच्छे से ये अपना सब्जेक्ट समझाया पूरा। पैरालिसिस का हमको काफी चीजें क्लियर हो गई। एक इंजरी ट्रीटमेंट से जो क्लॉट की साइज बनती है या बढ़ती है, ये आपने जो सिखाया वो हमारे लिए बहुत नई बात थी।
सो इसमें आगे जाके हम क्या-क्या ध्यान रख सकते हैं? क्योंकि आपने क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो समझाया, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बट उसमें क्या और ध्यान रखना है, क्या ट्रीटमेंट हमारा न्यूरोथेरेपी के हिसाब से नहीं दे सकते, वो भी अगर है तो वो भी प्लीज़ समझाइएगा। अब शीतल जी, एक बात आपको क्लियर बताऊं, इसमें मैंने आपके फेवर से ही मैंने पहले ही सवाल पूछा, जिसको सर ने भी बताया कि उसको वापस से रिपीट किया जाए, तो मैंने फिर थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश की। तो आपका जो सवाल है कि उसमें क्या नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देने का मतलब उस केस में हम क्या न दें जिससे कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने के जो चांसेस है वो खत्म हो जाए। सही यस, है। सेफ साइड, यस। हाँ, सेफ साइड। तो इसी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशनल ट्रीटमेंट आपको देना जरूरी है। अगर आपको भूख लगी है और मैं सिर्फ आपको चावल और दाल दे दूं खाने को, आप खा तो लेंगे, पेट भी भर जाएगा, लेकिन शायद आप उतने मन से नहीं खा पाएंगे। अगर मैं उसमें एक सब्जी, कुछ सलाद, या फिर कुछ चिप्स वगैरह, या फिर रायता, या कुछ एक्स वाई जेड कुछ और चीजें दो तीन तरह के, या अचार पापड़ कुछ भी आप कह लो, अगर उस थाली में और रखो तो आपका देखने का नजरिया होगा कि वाह, खाना बहुत टेस्टी है, इतनी सारी डिश है, मुझे कितना खाना है, मन में खुशी आएगी। तो पेशेंट की जब आप पैरालिसिस इंफ्राक्ट से रिलेटेड अगर आप कवर कर रहे हो, तो इस केसेस में आपने उसको ठीक किया, लेकिन उसकी बेसिक और जो मूल रिक्वायरमेंट है, उसका डाइजेशन ठीक होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ठीक होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस चीजों को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि गलतियां यहाँ होती है कि हम मल्टी हैपरिन लगाए जाते हैं और भूल जाते हैं कि उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड का भी पेन होगा, B12 का भी पेन होगा, उसका ब्लड एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा। हो सकता है कि पेशेंट जब चलता होगा सीढ़ियों पे तो उसकी सांसें फूल गई होगी, उसकी बॉडी में ये चीजें प्रॉब्लम आ रही होगी। हम इन सब चीजों को देखते नहीं है, बस आंख बंद करके दिए जाते हैं, देखते सब ठीक हो जाएगा, हो जाए। ये गलतियां होती है। ठीक है। यस कहीं और का सर। कोई प्रश्न है? रीना जी, आप अनम्यूट कीजिए करेंगे अपने आप को। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर। रीना जी, नमस्कार नमस्कार। रीना जी, आपकी आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ, पूछिए। हेलो, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज हेलो आ रही है, बताइए। सर, मैं दोनों की सेम कंडीशन थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था दोनों को। हेलो। ओके। और सर, एक को तो काफी आराम है और एक को 3 महीने बाद में भी दिक्कत रह रही है। जिसको पहले आराम था उसको अभी साल बर्बाद में हल्की सी दोबारा से प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी लटकन दोबारा से हो गई उसको। तो सर क्या किया जाए फिर? रीना जी, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप एक बार उसकी रिपोर्ट अगर भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो चीजें बता रहे हैं, आपकी साउंड प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो सुनने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन फिर भी यही बोलूंगा कि अगर आप एक बार रिपोर्ट भेजें तो ज्यादा बेटर से बता पाऊंगा। लेकिन आपने जहां तक बोला, मैं सुन पाया, उसमें ये चीजें थी कि दो को प्रॉब्लम हुई है, एक ठीक हुए हैं और एक को 3 महीने लगे हैं, अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं हो पाए हैं। एक सही है। एक सर, एक को 1 महीने में रिलीफ मिल गया था हाँ। और एक को 3 महीने हो गए, फिर भी उसका हाथ अभी थोड़ा सा उठ नहीं पा रहा। दोनों को लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था दोनों केस में। हम्म। और एक में तो आराम हो गया था 1 महीने में, लगभग एक 80 में to एक 90%। एक केस में जो आराम हुआ था, उस केस में बेहोश होने की क्या कहानी थी? एक बेहोश हुए थे, एक बेहोश नहीं हुए थे, ऐसा था क्या? पहले के जो जल्दी ठीक हो गया वो बेहोश नहीं हुआ था, उसको होश था, आंखें खुली थी, लेकिन वो बोल नहीं रहा हम्म। था, सुन रहा था सारी चीजें। और दूसरे केस हम्म। में वो माजी थी, वो बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी। यही तो यही यही दोनों में डिफरेंस यही है। विष्णु सर, यही आप है आपका बताएंगे। यही है हेमाटोमा एंड
इनफाक्ट जो भी केस जल्दी ठीक होता है वो 100% इनफाक्ट होता है। जैसे कि इनफाक्ट वाले केस में बहुत रेयर चांस होगा कि पेशेंट बेहोश हो जाए, और जो हेमाटोमा होगा जिसमें ब्लड बाहर की ओर निकल गया ब्रेन में, वो हेमाटोमा होगा। इनफाक्ट जल्दी ठीक होता है, और हेमाटोमा को ठीक होने में समय थोड़ा लगता है। और हेमाटोमा के केस में एक चीज है कि बॉडी अगर ठीक हो भी गई ना पूरा, तो उसकी उंगलियां सबसे लास्ट में ठीक हो पाती हैं, हाथों की। अब ये क्यों होता है, कैसे और होता है, इसके बारे में मैंने को भी अभी तक 25 साल में मैं भी ये पता नहीं कर पाया। लेकिन उसके हाथों की उंगलियां प्रॉपर काम नहीं नहीं ये करेंगी, वो लास्ट तक पैर और सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन हाथों का प्रॉब्लम जो है लास्ट में जाकर ठीक होता है। और इसमें ठीक होने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। और सबसे सबसे ओके ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है हेमाटोमा के केस में। इनफाक्ट के केस में जितना विवेक सर ने बताया, अगर आप उतना देते हैं तो उतना से भी काम चल सकता है, और मैक्सिमम पर चल भी जाएगा। हेमाटोमा के केस में लंबा समय लगता है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। सावधानी भी ज्यादा बरतनी पड़ती है। जैसे कि किसी ने सवाल किया था कि अभी सर क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो इनफाक्ट के केस में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो बस खाली उसका शुगर का ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोनों ही केस में उसको बीपी का केस हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के ज्यादा हो सकता है। उसको टेंशन होगा तब पर भी बीपी ये बढ़ेगा, और बीपी बढ़ने के पीछे ऐसे सडनली बीपी नहीं बढ़ता। अगर उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी तब भी ये बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हेमाटोमा वाला केस में लंबा समय लगता है ठीक होने में। इनफाक्ट वाला केस बहुत जल्दी ठीक होता है, जैसे कि आपने बताया वो अभी। अब दूसरा बोलिए। केस सर हेमाटोमा का ही है, उसका पैर हाँ, अच्छे से काम करे लेकिन हाथ कंधे के बराबर से ऊपर नहीं उठ पा रहा। अभी तक आपने उनको इंजरी ट्रीटमेंट दिया है? क्या सर? उनको इंजरी ट्रीटमेंट दिया है? जिनका अभी तक ठीक नहीं हुआ है उनको आपने इंजरी ट्रीटमेंट दिया है? हाँ सर, इंजरी भी दी है, गोल लीवर की भी कितने दिन कुछ दिया? कुछ कितने दिन दो दिया? महीने 2 महीने। इंजरी ट्रीटमेंट 2 महीने दिए? हाँ, उनको दो दर्द था महीने के ना। बाद 1 महीने में क्या दिया आपने, लास्ट 1 महीने में? फिर सर थोड़ा सा चेंज करके एमेथ्रिन वगैरह कुछ फिजिकल पॉइंट और इस तरह से दिए थे, नॉर्मल अजय नॉर्मल देके, और देखिए, किडनी का और पैरालाइसिस के केस लीवर में के ना, ब्लड पॉइंट दिए। पैरालाइसिस के केस एक में नॉर्मल अजय एमेथ्रिन नॉर्मल, दिया। पैरालाइसिस के केस में नॉर्मल अजय नॉर्मल आप दे तो सकती हैं, लेकिन वो तभी आपको देना जब उसका कंडीशन पता हो कि इसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, चाहे कुछ और प्रॉब्लम है और कुछ हो, तभी वो सब काम आने वाला। नहीं तो अजय नॉर्मल नॉर्मल किसी काम का नहीं। यहाँ पर या तो आप यूडीएफ देंगी उसकी बॉडी को सेटल करने के नॉर लिए, या फिर नॉर बेटा प्लस डॉक्टर न्यूगॉल मैं तो देंगी, नॉर्मल हूँ। और उसके बाद से विश्व देंगी सर, मल्टी हेपरिन। हाँ जी, सॉरी, बोलिए। वि- विश्व सर, अगर हम इनकी रिपोर्ट मंगा लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमें समझने में बिल्कुल भी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा टॉपिक इंफ्राक्ट है सर, हेमाटोमा भी नहीं आया है। हेमाटोमा अच्छा के अच्छा बारे में अच्छा अभी अच्छा डिटेल अच्छा, में सॉरी बताएंगे सॉरी। तो समझने में भी ज्यादा आसानी आएगी। सर मैं रिपोर्ट मंगवा कर फिर वो सेंड ठीक हाँ है करूंगी सर, रीना ठीक है जी, सर, आपको। सॉरी। अगर नहीं हाँ कोई ठीक बात है। नहीं सर, नो वरी नो तो वरी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जिनके पास रिपोर्ट है और रिपोर्ट जिन्होंने भेज रखी है, प्लीज वो मतलब फर्स्टली वो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन पुट अप कर पाएंगे कि क्या एक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि आप सभी समझदार लोग हैं और मेरे हिसाब से समय का भी ध्यान रखेंगे, अपनी अपनी बिल्कुल मर्यादा का बिल्कुल। जी ध्यान रखेंगे, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा सर। यस सर, या कंटिन्यू। थैंक यू सत्येंद्र जी। जी तो जी सर, जो थैंक यू हमारी सर। पिछली क्लास में जो हमने कहा था रिपोर्ट भेजने के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि हम रिपोर्ट पे फिर एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें से कुछ रिपोर्ट्स मैंने सेलेक्ट की है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स को टाइम के दायरे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने कुछ कुछ रिपोर्ट सेलेक्ट की है जिसको मैं बहुत अच्छे से बता पा रहा हूँ। तो रिपोर्ट्स पढ़ने से पहले अगर रिपोर्ट्स में आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, मैं एक कॉमन वे में बता रहा हूँ। तो सबसे लास्ट में आप देखना ना, जहां डॉक्टर्स की साइन लिखी की हुई रहती है, उसके जगह में ना एक वर्ड्स लिखा हुआ रहता है, इम्प्रेशन या फाइनल कंक्लूजन, ऐसे एक वर्ड्स लिखा हुआ मिलेगा। मतलब उसके नीचे की लाइन में जो मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ रहेगा ना, वही फाइनल उसका ऑब्जर्वेशन होता है।
कि इस रिपोर्ट में क्या है, तो आपको वो पढ़ना है। तो पहली रिपोर्ट जो हम इसमें ले रहे हैं, इसमें हमें जो पहली रिपोर्ट मिली, हमने जो सिलेक्ट किया है, ये है एक पेशेंट की रिपोर्ट जिसका नाम तरुण शर्मा है। और ये जो रिपोर्ट भेजी गई है, ये रिपोर्ट इन्होंने भेजी है, तरुण वर्मा जी आपने भेजी है। और ये जो रिपोर्ट है इसमें लिखा हुआ है माइल्ड सेरेब्रल एट्रोफी। माइल्ड सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेब्रल एट्रोफी मतलब ब्रेन का जो सेरेब्रल पार्ट होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। माइल्ड मतलब हल्का सा। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है पेरीवेंट्रिकल पेरीवेंट्रिकल इस्केमिक चेंजेस इन बाइलेटरल फ्रंटल एंड पैरिटल लोब्स। पेरीवेंट्रिकल इस्केमिक चेंजेस, मैंने अभी बताया कि इस्केमिक का मतलब होता है बॉडी में जो ब्रेन का जो हिस्सा है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी तो उस जगह पे जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी, परेशान हो जाएंगी, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही है, तो वो आगे हो सकता है डेड भी कर जाए। तो ये इस्केमिक चेंजेस जो दिख रहा है वो बायलैटरल, फ्रंटल और पेरिलोटल, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के लोब में ये चीजें हो रखी है। तो ये तरुण शर्मा की रिपोर्ट थी। इसके बाद उनका ये जो रिपोर्ट एक और लिखा हुआ था, उस चीज में इन्होंने लिखा हुआ है ओपिनियन में, एमआर यानी कि एमआर इमेजिंग रिवेल्स spatiality of white matter with bilateral periventricular T2W failure hyperstenesis with mild dilation of the bilateral and third ventricle suggestion of question mark sequels of hypoxic ischemic insult। hypoxic ischemic insult मतलब हाइपोक्सी, हाइपोक्सीमिया या हाइपरऑक्सीमिया। इसमें जो वर्ड्स आ रहा है ऑक्सिक, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन, हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण इसमें भी चेंजेस आए हैं। ये चीज इसमें लिखा हुआ है। इसमें और डिटेल में मैं बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है। एमआर इमेजिंग इन्वॉल्व्स व्हाइट मैटर विद बायलैटरल पेरिवेंट्रिकल ट्यूब्यूलर। एमआर की जो मतलब इन्होंने जो एमआरआई कराई हुई है ब्रेन की, इस एमआरआई की रिपोर्ट में ये चीजें क्लियर पता चलती है कि ब्रेन का जो हिस्सा है वो हिस्सा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण इनफ्राक्ट के केसेस में जा रहा है और इस केसेस में पैरालिसिस हो रही है। और ये ब्रेन का जो हिस्सा है, ये हिस्सा पेरीवेंट्रिकुलर है, बाईलेटरल पेरीवेंट्रिकुलर, बाई मतलब दो, लेटरल मतलब लंबाई वाले हिस्से में। ब्रेन जो होता है वो अखरोट के हिस्से में होता है ना, जनरली आप अखरोट खोलेंगे तो अखरोट दो हिस्से में बना हुआ होता है। तो लेटरल पोजिशन जो होता है उसके आगे पीछे पेरीवेंट्रिकुलर हिस्से में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई है, ये लिखा हुआ है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी तरुण शर्मा, हाँ ये भी रिपोर्ट दोनों तरुण शर्मा जी की ही है। और इन्होंने तरुण शर्मा जी की एक रिपोर्ट और भेजी थी, 3 रिपोर्ट आई हुई थी तरुण शर्मा जी की। मैं एक बार रीचेक कर लूं, जस्ट अ मिनट। तरुण शर्मा, तरुण शर्मा, तरुण वर्मा जी है, वो है इसमें क्लास में है तरुण वर्मा जी। ओके ओके। एक्चुअली ग्रुप में ना बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती है, तो कुछ रिपोर्ट्स थोड़ी आगे पीछे हुई है। सॉरी, ये अमित जी की दूसरी रिपोर्ट है। जो तरुण वर्मा जी ने भेजी है ना, इनमें 2 पेशेंट की इन्होंने रिपोर्ट भेजी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। मैंने एक पेशेंट की रिपोर्ट क्लियर की है। मैं दूसरे रिपोर्ट पे आता हूँ जो दूसरे लोगों ने भेजी है, फिर मैं दूसरे टाइम में या फिर नेक्स्ट देखिए क्लासेस में और सर, टाइम एक निकाल कर इन्फ्राक्ट मैं की ज्यादा आपके डिटेल पास में एक और भेज बताऊंगा। दी, एक इन्फ्राक्ट की क्या आपके सर? पास एक और भेजी है सर, इन्फ्राक्ट की एक और भेजी है आपके पास रिपोर्ट। ओके ओके, थैंक यू हाँ सुप्रीम जी, आपके मैं उसको पास, लास्ट में लूंगा। मैं हाँ अभी जी। जो सेलेक्ट कर चुका हूँ 5, पहले मैं उस पर बात कर ले रहा हूँ, फिर उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा रिपोर्ट है, वो जो रिपोर्ट हम बात करते हैं, इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट आई हुई है, इसमें पेशेंट का नाम है परशुराम सिंह। परशुराम सिंह, ये जो रिपोर्ट आई है ये रविंदर जी ने भेजी है। हम इस प्रणाम रिपोर्ट के सर। बारे में बात,
प्रणाम सर, हम ही ये रिपोर्ट भेजे हैं। अच्छा, ओके ओके, आपका नाम इसमें कुछ चेंजिंग है, इट्स नो वरी। तो आपने जो रिपोर्ट भेजी है ना, ये जो रिपोर्ट है, ये पेशेंट का नाम आपने जो दिया है, ये नाम है परशुराम सिंह। और इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में जो चीजें निकल के आई है सामने, वो लिखा हुआ है रिजॉल्विंग लेफ्ट थैलेमोकैप्सुलर हेमरेज। पहली चीज आ गई हेमरेज। वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं पढ़ते पढ़ते ही। कैप्सुलर हेमरेज मतलब कैप्सूल के जैसा हेमरेज है वो रखा है, यानी कि हेमरेज ब्लड की क्लॉटिंग हो चुकी है वहां पे। विथ माइल्ड पेरिलेशनल एडिमा। एडिमा मतलब जब चोट लगती है और उसका दाग हो जाता है, यानी कि खून जो निकला है उस खून के प्रेशर हेमरेज जो हुआ है उसके कारण वहां पे दाग बना हुआ है। और वो जो दाग बना हुआ है उस दाग का मेजरमेंट भी लिखा हुआ है 3.1 मल्टीप्लाई 1.7, काउजिंग इफेक्टमेंट ऑफ एडजेसेंट subclavicular space and pressure over the left lateral ventricle resulting in a right wall midnight shifting 7.2 mm। मतलब इसमें एक ब्लड का क्लॉट हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, और वो जो ब्लीडिंग है वो 3.1 मल्टीप्लाई 1.7 mm का एडिमा क्रिएट कर रहा है, जो कि बॉडी के राइट साइड वाले पार्ट्स में शिफ्ट हो रहा है, जो कि 7.2 mm का है। ये चीज क्लियर लिखा हुआ है इसमें। ये हैमरेज है, ये इन्फाक्ट की रिपोर्ट नहीं है, ये हैमरेज की रिपोर्ट है। इसमें बहुत आसानी वे में आप इस चीज को समझ सकते थे। इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई क्या आपको रविंद्र जी? जो चीजें मैंने पढ़कर बताई अभी आपको, ये तो बहुत आसानी वे में लिखा हुआ। थोड़े वर्ड्स होते हैं हिंदी के, उसको थोड़े समझने पड़ते हैं। कैप्सुलर मतलब वो कैप्सूल के शेप से बना हुआ है। लेफ्ट थैलेमो है, हेमरेज है, ब्लीडिंग हुई है, और जो ब्लीडिंग हुआ है उसके कारण एडिमा हुआ है, मतलब वहां पे दाग लगी हुई है। और ये दाग 3.1 इंटू 1.7 इंचज का है। जब यहाँ पे हेमरेज हो रखा है तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट, इंजरी का ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा देना पड़ेगा। इंजरी देंगे तभी जाकर ये चीजें हील करेगी। और इंजरी की चीज में मैं एक खास बात बता दूं, इंजरी ट्रीटमेंट तो बुक में बहुत जगह मिला हुआ है। इंजरी से भी एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट जो हमारे कुंदन सर ने बनाया था वो बहुत, मतलब बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि मैंने अपने पेशेंट्स को भी दिया है। और जो मेरा पैरालिसिस का केस था जिसके बारे में मैंने बताया था पिछली बार, उसके केस की एक कॉम्प्लिकेशन हिस्ट्री बता दूं। अभी पूछा था ना किन्हीं ने, पहला जो क्वेश्चन आया था कि अगर कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो आए ही ना। तो मेरे साथ भी ये चीजें आई थी, जिसके कारण मुझे ना इस सब्जेक्ट को समझने में बहुत ज्यादा करीबी से इस चीज को मैं समझ पाया, मुझे बहुत आसानी हुई। मैंने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया। मैं पेशेंट को मल्टी हेपेरिन ट्रीटमेंट दे रहा था, और उसके साथ पहले मैंने पेशेंट को इंजरी ट्रीटमेंट देके मल्टी हेपेरिन ट्रीटमेंट देना शुरू किया था। और बाद बाकी मैं उसके पेट को सेट करने के लिए बीच बीच में विटामिन ट्रीटमेंट, क्योंकि फॉलिक एसिड और B12 वगैरह की डिफिशियंसी आती है। आप कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे ना, तो जिसको भी पैरालिसिस होता है ना, डॉक्टर उसको विटामिन B12 यानी कि मिथाइल कोलबामाइन, B12 का नाम है मिथाइल कोलबामाइन, इसकी टैबलेट कंपलसरी खिलाते हैं 1500 mg तक की। 1000 से लेके 1500 mg या 2000 mg तक की, जैसा भी पैरालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग वो खिलाते हैं। तो मैंने उन सब सारी चीजों को मैनेज करके मैं ट्रीटमेंट दे रहा था। लेकिन कुछ चीजें अचानक ऐसी क्रिएट हुई कि पेशेंट्स की बॉडी का कलर ब्लैक आना शुरू हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जब ये बात सुना ना तो मैं पेशेंट पे ना थोड़ा सा लाउडली साउंड में बोला कि ये क्या मजाक आप बता रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। मैंने बोला नहीं, 2 दिन से हो रहा है। अब 2 दिन सुनकर ना मेरा दिमाग और, मतलब कान खड़े हो गए, वो वाली बात आ गई दिमाग में। मैंने 2 दिन से हो रहा है और आप मेरे को आज बता रहे हो, आज तीसरा दिन है। अगर गट्स में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो तो वो ब्लीडिंग आपकी पॉटी के थ्रू अगर निकलती है तो पॉटी का कलर ब्लैक होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि खून जब जमता है और वो सूखता है तो फिर वो ब्लैक हो जाता है, तो वो आपकी पॉटी में दिखता है। तो मेरे साथ एक कंडीशन ऐसा आया था कि उसकी पॉटी का कलर ब्लैक आ रहा था और वो कंटिन्यू 2 दिन आ रहा था। तब मैं डायरेक्टली यकीन के साथ कंफर्म कर पाया कि उसको जीआईटी में कहीं ना कहीं ब्लीड हुई होगी। उस जगह पर मैंने कुंदन सर के बनाए हुए एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट फार्मूला को यूज किया था। और एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट फार्मूला मैंने सिर्फ 3 सेटिंग अप्लाई की थी, ओनली ऑन 3 सेटिंग पेशेंट की जीआईटी से ब्लीड आना बंद हो गई थी।
तो ये एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट जो कुंदन सर ने बनाया था, मैंने उसे यूज किया था। अगर आप लोग चाहें तो उसका फॉर्मूला भी मैं बता दूं, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी में है। अगर आपके पास पेन और पेपर है, डायरी है, तो जरूर निकाल कर लिख लीजिए। मैं एडवांस इंजरी बता रहा हूँ कि वो ट्रीटमेंट क्या था जो मैंने उस कंडीशन में यूज किया था। उसका पहला ट्रीटमेंट का फॉर्मूला था 15 मेडुला। 15 सेकंड, पहला स्टेप है 15 मेडुला। सेकंड स्टेप है 3 टू फिंगर, थ्री टू फिंगर गॉल लीवर। उसके बाद है थर्ड स्टेप 6 टू फिंगर गॉल लीवर। नेक्स्ट स्टेप है 62 फिंगर गॉल लीवर। 3 टू फिंगर गॉल लीवर एक बार, 6 टू फिंगर गॉल लीवर एक बार, 62 फिंगर गॉल लीवर 3 बार। आफ्टर दैट 2 पैन, 1 गॉल, 4 लीवर, 4 चेस्ट ऑनली। सर फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, ये पॉइंट वाला। आप लिखिए, मैं लास्ट में फिर से रिपीट करूंगा वरना लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको जो स्टेप छूट गया आप इसको छोड़ के फिर आगे बढ़िए। मैं बताऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा तो आप फिर से इसको मिला लीजिएगा। मैंने अभी जो बात बोली आपको, 2 पैन, 1 गॉल, 4 लीवर, 4 चेस्ट ऑनली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 10 पैन, 1 गॉल, 4 लीवर, 4 थाइमस चेस्ट। 10 पैन, 2 पैन की जगह 10 पैन है, 1 गॉल, 4 लीवर, 4 चेस्ट ऑनली की जगह 4 थाइमस चेस्ट है। नेक्स्ट, उसके बाद का नेक्स्ट आता है 18 पैन, यानी कि 18 पैन। 18 पैन, 1 गॉल, 4 लीवर, 8 थाइमस चेस्ट प्लस 4 थायराइड और 1 पारा। 4 थायराइड और 1 पारा ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस कि अगर बॉडी में ब्लीडिंग का इशू होगा तो आप 4 थायराइड यूज करेंगे। अगर चोट लगी हुई होगी, सीरम को सुखाना होगा, तो 1 पैरा यूज करेंगे। मैं फिर से पूरा फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, आप सारे लोग फिर से मिला लीजिए, रीचेक कर लीजिए। पहला ट्रीटमेंट का स्टेप है 15 मेडुला। दूसरा है 3 टू फिंगर गॉल लीवर एक बार। नेक्स्ट है 6 टू फिंगर गॉल लीवर एक बार। उसके बाद है नेक्स्ट 62 फिंगर गॉल लीवर 3 बार, 3 टाइम्स। उसके बाद है 2 पैन, 1 गॉल, 4 लीवर, 4 चेस्ट ऑनली। उसके बाद है 10 पैन, 1 गॉल, 4 लीवर, 4 थाइमस चेस्ट। नेक्स्ट आता है 18 पैन, 1 गॉल, 4 लीवर, 8 थाइमस चेस्ट प्लस 4 थायराइड या 1 पारा। 4 थायराइड और 1 पारा का ऑप्शनल है कि अगर थायराइड अगर आप यूज कर रहे हो तो उस समय ब्लीडिंग का इशू होता है, तो ब्लड आउटपुट बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर आप 1 पारा यूज कर रहे हैं तो उसका सिनारियो ये होना चाहिए कि ब्लड बॉडी के अंदर ही, स्किन के अंदर ही जमा हुआ हो। उस कंडीशन पे आप 1 पारा यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और छोटी सी ट्विस्ट है। छोटी सी ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग जब यूज कर रहे होते हैं तो उनको कंफ्यूजन आ जाता है कि हम इसको यूज करें कैसे। इसको भी आप सिंपल इंजरी ट्रीटमेंट जो हम यूज करते हैं उसी के तरह यूज कर सकते हैं। ये एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट है जो कि इंजरी ट्रीटमेंट के मुकाबले और फास्ट रिजल्ट लाती है। तो ये फास्ट रिजल्ट जो मुझे कुंदन सर ने सिखाया था, मैंने इसको पैरालिसिस वाले केसेस पे जब मतलब यूज किया तो मुझे 3 अटेम्प्ट में ही रिजल्ट इतने अच्छे मिल गए कि 2 ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट की बॉडी का कलर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। फिर भी मैंने बाई सेफ साइड उसे 3 से 5 दिनों तक ट्रीटमेंट ये दिया था। और फिर उसके बाद मैंने 1-2 दिन का गैप लिया। 2 दिन के गैप के बाद फिर मैंने मल्टी एबल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और फिर बाद में मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, जिसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में शेयर करूंगा। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे जहां पे हम बात कर रहे थे रिपोर्ट से रिलेटेड।
होपफुली आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया होगा, और इसके बाद आप जब फॉर्मूला का भी यूज करेंगे, आपको अच्छा फीडबैक मिले तो आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। सर मैं ये फार्मूला उस पेशेंट को अप्लाई किया हूँ जो आपने बताया। मेरे पास ये परशुराम सिंह जी को ना, जी जी रविंद्र जी सर, आपने परशुराम जी को यूज किया ना? जी जी बिल्कुल सर, यूज बहुत कीजिए, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत। सर उनका पैर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ हाथ के बिल्कुल। तरफ उनको मतलब थोड़ा रिस्पांस नहीं है, हाथ में पैर में है, और आवाज भी एकदम ये बहुत बढ़िया बोल रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी सर ने भी बताया, ये जो आपका केस है ना, ये हेमाटोमा से रिलेटेड है, और हेमाटोमा पे भी हमने क्लियर बात नहीं की है, लेकिन फिर भी आपका रिपोर्ट हमने सेलेक्ट किया तो हम इस पे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो जी सर। बेसिक बात यहाँ पे ये है कि आपने अभी जो ट्रीटमेंट दिया है उसका चलो सिंपल सा एक छोटा सा शब्दों में सिनेरियो समझा देता हूँ, ताकि और भी लोगों को इंटरेस्टिंग लगे कि आखिर ये हुआ होगा क्यों। सर ने भी बोला ना कि उंगलियां बहुत हद तक ठीक नहीं होती। उंगलियां बहुत हद तक ठीक इसलिए भी नहीं होती ना, क्योंकि उंगलियों के जो नर्व होते हैं ना, ये यहाँ पे एंडिंग नर्व होते हैं। कुछ डिजीज मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे डिजीज पे कुछ कुछ चीजों पे मैंने काम किया ना, जिसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो आप शॉक कर जाएंगे। बीमारी की नाम होती है बर्गर डिजीज। आप ना पिज्जा बर्गर खाते हो, लेकिन बर्गर डिजीज भी होता है। ये कोई सिंड्रोम वगैरह नहीं है, ये डिजीज है एक तरह का। तो ये सब चीजें बहुत, मतलब कुछ कुछ चीजें गुरु कृपा से मेरे को मिली है, मैंने काम भी किया है, रिजल्ट भी अच्छे अच्छे मिले हैं, तो ऐसे ऐसे डिजीज हैं। तो हाथों पे जो एंडिंग नर्व होते हैं ना, एंडिंग नर्व ना बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं। इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर इस पे हल्की सी कट लग जाए ना, और अगर उस पे नमक छिड़क दो ना, तो आपकी लगती है कि जान निकल जाएगी, ओए माँ, आप ऐसे चिल्लाते हो। एंडिंग नर्व इतने सेंसिटिव होते हैं। और इसका कनेक्शन, जैसे न्यूरोथेरेपी में गॉल, हमारा बॉडी में गॉल ब्लैडर राइट साइड होता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम लेफ्ट साइड पे करते हैं, मतलब इसका ठीक रिवर्स। तो एंडिंग नर्व का जो कनेक्शन होता है ना ब्रेन से, जहां से वो निकल रहा था, जहां से रूट, तो रूट नर्व पे अगर ब्लड की हेमाटोमा होने के कारण उसका जो एडिमा पड़ा, जो उसका इस्केमिक चेंजेस आया, वो कहीं ना कहीं घाव का स्कार छूट जाता है, जिसके स्कार के कारण एंडिंग नर्व पे बहुत हद तक बहुत लेट समय में उसका रिजल्ट आता है। रीजन ये हो सकता है। मैं इस पे 100% एश्योरिटी तो नहीं दूंगा, लेकिन जहां तक मैंने महसूस किया है, ये रीजन ही होता है जिसके कारण हेमाटोमा के केसेस में हाथों की उंगलियां बहुत लास्ट टाइम में, बहुत लंबे समय में जाकर रिकवर करती है, हाथों की उंगलियां छोटी छोटी, जो कि ये एंडिंग नर्व होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इससे आगे। एक्चुअली टाइमलाइन हमारी इससे ज्यादा फास्ट, हमारी घड़ी चल रही है, वो टिक 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 बहुत भाग रही है। हम नेक्स्ट आते हैं अपने तीसरे रिपोर्ट में। जो तीसरा रिपोर्ट हमने सेलेक्ट किया है, ये किसी हाइक हेल्थ ने भेजा है, हाइक हेल्थ के नाम से ये रिपोर्ट भेजा गया है। और इस रिपोर्ट में पेशेंट का जो नाम है वो नाम विजिबल नहीं है, पेशेंट की नाम कटी हुई है। इसलिए मैं इसमें पेशेंट की नाम नहीं बता पाऊंगा, बट लेकिन ये जो रिपोर्ट आई हुई है जिसने ग्रुप में भेजा है, इसमें पेशेंट की नाम नहीं दिख रही है, इसमें हमें डॉक्टर्स का सिर्फ नाम दिख रहा है। डॉक्टर्स अभिजीत गायटिक और डॉक्टर पूर्वा प्रसाद पटेल, ये रिपोर्ट आई है। अब जिनका भी रिपोर्ट होगा, इसमें पेशेंट की नाम नहीं है तो मैं डायरेक्ट बता भी नहीं सकता। और ये रिपोर्ट आई है हाइक हेल्थ के नाम से, उनका व्हाट्सएप में हाइक हेल्थ नाम दिख रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इसका अगर हम इम्प्रेशन पे बात करें तो पहला वर्ड ही दिख रहा है, ओल्ड स्कैमिक इंफ्राक्ट। ओल्ड स्कैमिक इंफ्राक्ट, ओल्ड मतलब पुराना, स्कैमिक मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण, इंफ्राक्ट जो हुआ है वो, ये बहुत पुराना ओल्ड स्कैमिक इंफ्राक्ट है, जिसका ये रिपोर्ट में दिख रहा है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हुआ है, और ये ब्लड सप्लाई रुकने के कारण इसको स्ट्रोक हुआ था। अब इसमें आते हैं, इसमें नेक्स्ट जो चीज लिखी हुई आती है, इसमें लिखा हुआ है ओल्ड लैंकुलर इंफ्राक्ट इन राइट कोरोना रेडियाटा, मतलब दिमाग की छोटी सी जो नस है ना, उसमें पुराना स्ट्रोक पहले से ऑलरेडी था। ओल्ड लैंकुलर इंफ्राक्ट है, मतलब पुराना वाला, ये इसके ऑलरेडी इसमें पहले से था। नेक्स्ट लिखा हुआ है माइल्ड क्रोनिक स्मॉल वेसल्स इस्केमिक चेंजेस इन बाइलेटरल
पेरीवेंट्रिकुलर डीप व्हाइट मैटर, मतलब ब्रेन के अंदर जो व्हाइट, ओके, ब्रेन के अंदर जो डीप व्हाइट मैटर है उसमें भी चेंजेस हो चुके हैं। छोटे से जो माइल्ड वाले जो हमारे ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर वाले जो नर्व होती है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स उसमें लिखा हुआ है, स्मॉल वेसल्स लिखा हुआ है, जो ब्लड वेसल्स पास आउट हो रही है उसमें भी इस्केमिक चेंजेस हुआ है, जिसके कारण उसके डीप व्हाइट मैटर तक, ब्रेन में दो पार्ट होता है ना, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, उस मैटर तक भी उसका इफेक्ट दिखा है। और ये हो सकता है कि ये चीज हुई होगी तो पेशेंट की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा और पेशेंट हो सकता है कि डायबिटिक भी होगा, ये रीजन भी है। अब उसके आगे नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है, नो एविडेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्राक्ट और फ्रेश इंट्राकुलर हेमरेज, मतलब अभी के टाइम पे, इस समय जिस समय इनकी रिपोर्ट की गई होगी उस समय एक्यूट इन्फ्राक्ट या फ्रेश हेमरेज, मतलब नया नया जो अभी हुआ होगा फ्रेश हेमरेज या नया इन्फ्राक्ट, ऐसा कोई इनको सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें जो चीजें पहले से हो रखी है, यानी जो पुरानी वाली हिस्ट्री में इन्फ्राक्ट इनको हो रखा है, उसके कारण ब्रेन में इनका स्कार, छोटे छोटे दाग बने हुए हैं, ये इनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इनके ब्रेन में पहले से ऑलरेडी हो रखा है, तो हम यहाँ पे हेपरिन ट्रीटमेंट चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत पहले से हो रखा है, ओल्ड है पहले वाला। अगर नया होता तो हमें इंजरी ट्रीटमेंट देने में आसानी होती, क्योंकि यहाँ पे पहले से हो रखा है ना, तो हम इसमें मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट यूज करेंगे। और मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट यूज करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ब्रेन के बहुत हिस्सों में है, ट्रीटमेंट में यहाँ पे हम इंजरी यूज नहीं करेंगे। अब इंजरी यूज करने का एक लॉजिक भी होता है, सब नई चीजें बहुत, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या बताऊं। कुंदन सर को गुरुजी ने पहला गोल्ड मेडल दिया था न्यूरोथेरेपी में, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल कुंदन सर से ही मुझे ये सीखने को मिला कि इंजरी ट्रीटमेंट बॉडी में अगर कभी भी मोर देन 50+ डेज अगर चला जाए, या आप इसे शॉर्ट टर्म में समझो तो अगर 2 महीने पहले की अगर इंजरी हुई होगी, तो उस जगह पे इंजरी ट्रीटमेंट देने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। अगर आप चाह रहे हो कि 2 महीने पहले का अगर इंजरी हो रखा है, अगर हम उसमें इंजरी सिंपल ट्रीटमेंट दे दें, सिंपल इंजरी जो ट्रीटमेंट है, उससे हम बहुत मैजिकल रिजल्ट अचानक से ले आए। जैसे कि अगर किसी को लो बीपी है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, 2 पैरा 2 ADR दे दो, लो बीपी बढ़ जाएगा, ये हम कॉमन करते हैं। लेकिन अगर आप 30, मतलब 60 दिन पुराना अगर इंजरी है, उसमें अगर आप चाहेंगे ब्रेन से रिलेटेड पैरालिसिस वाले केसेस में कि हम इंजरी ट्रीटमेंट देके काम करें, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर बॉडी के ब्रेन से रिलेटेड को छोड़कर बॉडी के और जगहों पे, यानी कि घुटने के अंदर, स्पाइन के अंदर चोट लगी है, तो वहां पे अगर आप इंजरी ट्रीटमेंट देंगे तो काम करेगा, ये चीज है। तो इस केसेस में यहाँ पे मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चौथे रिपोर्ट की तरफ। चौथे रिपोर्ट में एक पीडीएफ आई हुई है, ये पीडीएफ जो आया हुआ है, पीडीएफ के साथ एक एमआरआई की पिक्चर की फिल्म भी है। ये ईशांत जी ने भेजा। ईशांत जी आप हैं क्या? ईशांत जी आप हैं क्या? आवाज आ रही है? सुबह में करता है। ईशांत आरोग्य पीठ के नाम से है, ईशांत आरोग्य पीठ। या ओके। तो उनका जो रिपोर्ट आया है ये आर्या हॉस्पिटल में है, आर्या हॉस्पिटल का सॉरी रिपोर्ट है, आर्या हॉस्पिटल में ये नहीं है, इनकी रिपोर्ट इन्होंने भेजी है। पेशेंट का नाम है निर्मला जैन। और इस रिपोर्ट में जो इनकी फाइंडिंग लिखी हुई है, इस फाइंडिंग को ही मैं पढ़ूं तो लंबा थोड़ा होगा, लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट इम्प्रेशन पढ़ता हूँ। इम्प्रेशन में इसने लिखा हुआ है, सर्वाइकल स्पाइनल कर्वेचर विद मल्टी लेवल पोस्टीरियर डिस्क ऑस्टियोफाइटिक कॉम्प्लेक्सेस, मतलब मल्टी लेवल पोस्टीरियर डिस्क ऑस्टियोफाइट्स, ये इनके गर्दन की रिपोर्ट है, एमआरआई रिपोर्ट है, ये ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, इनकी गर्दन की रिपोर्ट है। इसमें C2 C3 C4 C5 C6 C7 के बीच जो हड्डियों की ज्वाइंट्स है ना, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में उनको मल्टी लेवल पोस्टेरियर, इंटीरियर मतलब आगे की ओर, पोस्टेरियर मतलब पीछे की ओर, P4 पोस्टेरियर P4 पीछे, ये वर्ड्स आप याद रखना, कभी समझने में आसानी होगी। मैं कोड वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसी कोड वर्ड के थ्रू मैंने कुंदन सर से पढ़ा भी है और मैंने याद भी रखने की बहुत कोशिश की है, हमेशा ये चीजें फिट बैठ जाती है। तो पोस्टेरियर P4 पीछे, इंटीरियर मतलब आगे। तो इनको मल्टी लेवल मतलब C2 C3 C4 C5 C6, ये जो अलग अलग वर्टिब्रा है ना, इन सब जगहों पे पीछे की तरफ डिस्क बल्ज हो रखा है।
मतलब डिस्क, ऑस्टियोफाइट्स है वहां पे पीछे की तरफ, ऑस्टियो मतलब हड्डी, फाइट्स मतलब उसके छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े, वो उस जगह पर बने हुए हैं। एंड लिगामेंट फिलेमम, फिलेमम हाइपरट्रॉफी कॉजिंग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जिसके कारण छोटे छोटे जो टुकड़े बन रहे हैं। और ये जब टुकड़े बन रहे हैं ना, तो बोन का एक स्ट्रक्चर है कि अगर हड्डी टूट रही है तो हड्डी के जो ऑस्टियो सेल है ना, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए ना अपने आप को इन्फ्लामेट करते हैं। अगर किसी की हड्डी अगर बहुत अच्छे से मजबूत है ना, तो सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम आती है ऑस्टियोपिनिया, देन आता है ऑस्टियोपोरोसिस, देन आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये स्टेज है हड्डियों के कमजोर होने का। तो ऑस्टियोपोरोसिस जब पीनिया आता है तो उसमें कुछ सेल बाहर निकलते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन पोरोसिस जब आता है तो हड्डियां खोखली होती है, तो वो वहां पे इन्फ्लामेशन आता है, मतलब सेल अपनी वैकेंट जगह को भरने के लिए इन्फ्लामेट करते हैं। और यही इन्फ्लामेशन हमारे एक्सरे रिपोर्ट में हड्डियों में छोटे 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 दाग दाग के जैसा दिखता है। तो वही चीज यहाँ भी है कि उनको बैक साइड की तरफ ऑस्टियोफाइट्स में बहुत सारे ऑस्टियोफाइट्स बने हैं, जिसके लिए मल्टी लेवल पोस्टीरियर ऑस्टियोफाइट्स बना हुआ है। और इसके साथ साथ क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं पता। ओके, नो वरी। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पाइनल कनाल स्टोनोसिस। तो जब स्पाइनल कनाल जो हमारा जो स्पाइन है, अगर वो इन्फ्लामेट कर रहा है, थोड़ा सा ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, तो वो ये चीज चाहता है, हमारी जो बेसिक नेचर है स्पाइन का, अगर उसमें से कुछ चीजें टूट के निकल रही है ना, तो वो और अकड़ के टाइट हो जाता है कि वो और टूटेगा ही नहीं, थोड़ा और उसमें अकड़न आ जाती है ये सोचकर, लेकिन वो अकड़न में और टूटता है। जो चीजें हार्ड होती है ना, वो चीजें जल्दी टूटती है, जो चीजें लचीली होती है ना, वो कम टूटती है। टूटने के कारण उसका नेचर होता है कि वो हार्ड हो जाएगा, लेकिन हार्ड होने के कारण ही और वो टूटता है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है और एक आगे वर्ड है, विथ रिकंसल्टेंट कंपनसेसिव माइलोपैथिक चेंजेस विद इन द स्पाइनल कॉर्ड्स एज डिस्क्राइब्ड। माइलोपैथिक चेंजेस मतलब जो स्पाइनल कनाल्स के जो कंप्रेशन जा रहा है इस क्रम में, माइलिन सीथ जो होती है, उस माइलिन सीथ के नर्व पे भी इसकी चेंजिंग आ रही है। अब हम इससे आगे आते हैं और क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट्स में। इनकी जो C1 C2 C3 C4 C5, ये जो डिस्क की जो गैपिंग आई है ना, ये गैप बहुत संकरी हो गई है, हड्डियां घिसकर छोटी हो गई है। और छोटी होने के कारण ही इनको पीछे की तरफ डिस्क बल्ज हो रखा है, मतलब ऑस्टियोफाइट पीछे की तरफ, यानी हड्डियां पीछे की तरफ घिसती हुई है। तो ये बंदा आगे की तरफ ऐसे ज्यादा झुका हुआ होगा, उसका पोस्चर जो होगा ना, वो ज्यादातर फोन चलाने वाला होगा। फोन उसकी आंखों के सामने नहीं रखे, ऐसे रख के फोन हमेशा चलाता होगा, तो गर्दन आगे की तरफ झुकेगी तो डिस्क पीछे की तरफ बाहर निकलेंगे। तो यही पोस्टेरियर डिस्क उनको बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट अपनी जो रिपोर्ट लेते हैं, हमारा 1.5 घंटा टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बट फिर भी हम एक लास्ट रिपोर्ट पे आना चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट है धिंगरा सरकार, धिंगरा सरकार जी की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उन्होंने काफी लंबा भेजा है, लेकिन बट में मैं इनका सिर्फ डिस्चार्ज समरी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि डिस्चार्ज समरी में सारी चीजें क्लियर लिखी हुई होती है। तो मैं डिस्चार्ज समरी पे आ जाऊँ डायरेक्ट। डिस्चार्ज समरी में लिखा हुआ है, ये पेशेंट का जो नाम लिखा हुआ है, पेशेंट टाइप, पेशेंट नेम बालदेव सहाय ओरांव। धिंगरा जी आप हैं क्या? धिंगरा जी आप हैं क्या? मीटिंग में आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नो वरी। इसमें लिखा हुआ है राइट एफटीपी डिकम्प्रेसिव craniosynostomy with susceptible SDH evolution with macrotomy with legs discography with bone slab placement in right anterior abdominal wall on 8/2/26। ये डेट कब की है जो रिपोर्ट हुई है? 8/2/26। मतलब इसके ब्रेन के दाहिने हिस्से में ना एक एडिमा बना हुआ था, हेमाटोमा वाला, जिसके कारण इसका ब्रेन का हिस्सा पतला हुआ था, इसके कारण इनको ब्रेन पे चोट लगी थी। नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई थी, जब लाइन वो पतली हुई थी तो उसके बीच में ब्लड सप्लाई की कमी आ गई होगी। अभी मैंने वो चीज पैरालिसिस वाली रिपोर्ट में भी मैंने बताया था कि अगर हमारी आर्टरीज पतली होती है तो वहां भी ब्लड सप्लाई कम होती है, वहां भी आगे के फेज में इस्केमिक चेंजेस आते हैं। तो इसमें देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। सेकंड लिखा हुआ है वुड एक्सप्लोरेशन एंड डेब्रीमेंटेड विद इवैक्यूएशन ऑफ सबड्यूरल एंड एपिड्यूरल एडिमा विद
टेंसर फेसिया लेटा, राइट हिप। इनकी राइट हिप की सर्जरी भी की हुई है, ऐसा इनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और इनको जो पहले वाले हिस्से में जो टिश्यूज पतले हुए थे उसके कारण वहाँ हेमाटोमा हुआ है, उस हेमाटोमा के कारण जो ब्लीडिंग कम हो गई है, उसके कारण इसमें एक वर्ड्स यूज किया गया है, FTP, राइट FTP सब्सक्यूट SDH। ये बहुत छोटा सा वर्ड है SDH, लेकिन ये SDH बहुत अपने आप में बड़ा वर्ड होता है। SDH का मतलब होता है, मैं भी मिस कर रहा हूँ, ये मैंने चीज पढ़ी थी बहुत पहले, सर ने पढ़ाया था। SDH सब ड्यूरल, ऐसा करके कुछ एक वर्ड्स है, मैं मिस कर रहा हूँ इस चीज में भी। एक्चुअली कभी कभी कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो सडन माइंड से स्किप कर जाते हैं, वही चीज अभी मेरे साथ हुआ। बट नो वरी, इसमें लिखा हुआ है फ्रैक्चर नेक ऑफ राइट फीमर। फ्रैक्चर नेक ऑफ राइट फीमर मतलब उनके राइट फीमर में भी नेक में फ्रैक्चर आया हुआ है, ये चीज भी लिखा हुआ है। उनके फीमर बोन में, नेक का जो फीमर बोन है वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। ये सारी डिटेल उनकी हिस्ट्री में लिखी हुई है, और ये हिस्ट्री इनकी काफी लंबी है, 5 पेज की इन्होंने पूरी भेजी है, जिसमें डॉक्टरों ने बहुत सारा मेडिसिन वगैरह भी दे रखा है। बट इनका जो फाइंडिंग आया है हम वो चीज पढ़ रहे हैं। इनको पहले से जो ब्लीडिंग हुई थी वो ब्लीडिंग के कारण भी उनको चोट लगी थी, इंजरी हुई थी, इंजरी के कारण ब्रेन में चोट लगा हुआ था, जिसके कारण ये हॉस्पिटलाइज हुए थे, और इनकी हिप बोन की सर्जरी हो रखी थी। तो ये है क्या, बालदेव जी, सॉरी मैं बालदेव जी बोल गया, ढींगरा सरकार जी आप हैं क्या? इसके बारे में अगर आप पेशेंट की कुछ डिटेल्स बता पाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा मेरे को, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें पेशेंट की फिजिकल कंडीशन भी जाननी जरूरी होगी। हैं क्या आप? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सत्येंद्र जी ने मुझे कभी रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट में मैं बात कर लूं। एक्यूट नॉन हेमोरेजिक इन्फ्राक्ट इज नोटेड इन द राइट कैप्सुलो गैंग्लियो रीजन, showing restricted diffusion on DWI appendicitis signals on TWFA welfare with blooming is not seen on swine images। इसमें तो सिंपल साफ लिखा हुआ है कि इसमें कोई हैमरेज नहीं हुआ है, इसमें सिंपल सा एक छोटा सा इंफ्राक्ट मतलब इंडिकेट किया गया है कैप्सुलो गैंग्लियो रीजन में, जिसके कारण इनको दिक्कत हुई है। इसमें कोई इंफ्राक्ट आया है तो यहाँ पे भी आप इंजरी ट्रीटमेंट के साथ आपको हेपरिन ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ब्लीडिंग नहीं हुई है, इसमें साफ लिखा हुआ है एक्यूट के बाद नॉन हेमरेज। हेमरेजिक तब होता है जब कभी भी ब्लड में हेमरेज यानी कि हीमोग्लोबिन एक वर्ड आएगा, हेमेटोलॉजी वर्ड आएगा, तो ये सब वर्ड्स ब्लड से रिलेटेड होते हैं। तो वहां पे ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर नहीं हुई है, ये इंफ्राक्ट का केस है। तो ये चीज इसमें लिखा हुआ है, सिंपल सी रिपोर्ट है, इसमें बहुत कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है सत्येंद्र जी? आपने ये रिपोर्ट भेजी थी, मैंने ये चीज तो रिपोर्ट पढ़ी आपकी, इसमें बहुत कुछ तो नहीं है। जी इसमें कुछ सर जी। और चीजें आप, इसमें आप कुछ और चीजें बताना चाहेंगे, क्या दिक्कत है पेशेंट को? पेशेंट को सर पहले गठिया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और बॉडी पेन लंबे टाइम से रह रहा है उनको, कम से कम 8-10 साल, 10 सालों से बॉडी पेन रहता है। ऑब्वियस सी बात है, उनको अर्थराइटिस है, जॉइंट्स में कैल्सिफिकेशन जमे हुए होंगे, गठिया है, वो चीज तो आनी स्वाभाविक है। और वो 10 साल से पुरानी है, मतलब उनकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, ब्लड में कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो उनका डाइजेशन भी कमजोर होगा, तो डाइजेशन कमजोर होगा तो सारी चीजें तो आनी स्वाभाविक की बात है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का पहला चीज तो बेसिक यही है कि हम पहले पेशेंट का डाइजेशन ठीक करें। तो इस केस में पेशेंट का आप इस्केमिक चेंजेस है तो इंजरी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, पेशेंट का है, क्योंकि ये मनीषा शर्मा जी हैं, इनको डाइजेशन भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इनको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्यूट अभी है इनका, बहुत पुराना भी नहीं है और बहुत हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। एक्यूट का मतलब होता है अभी अभी जो रिसेंटली आया है। मैं फिर से यहाँ पे कोड वर्ड यूज कर रहा हूँ, आ गई बातों बातों में, तो आप लोग लिख लीजिए। ए फॉर एक्यूट मतलब अभी अभी जो आया है, ए फॉर अभी अभी आना, एक्यूट। और जो अभी अभी आया है ना वो अभी अभी जा भी सकता है, ये भी बात है। लेकिन ए को पार करके वो बी में गया और बी को पार करके सी में चला गया।
मतलब जो अभी अभी आया वो अभी अभी ट्रीटमेंट करेंगे तो चला भी जाएगा, लेकिन जो बी को पार करके सी में आ जाएगा वो क्रोनिक स्टेज में आ जाएगा। मतलब अभी अभी आया, फिर बीच में रह के बैठ गया, बी को बैठ गया, देन वो फिर क्रोनिक हो गया। तो ये इसमें आप ए बी सी के वे में आप कोडिंग लिख सकते हो इस तरीके से कि जो ए फॉर एक्यूट अभी अभी आया तो चला भी जाएगा, लेकिन अगर वो बीच में बैठ गया तो फिर वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जब क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको समझने में, करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से आप कोडिंग समझ के याद कर सकते हो एक्यूट और क्रोनिक के बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत जगहों पे जब रिपोर्ट पढ़ते हैं ना तो एक ही चीज ध्यान में आता है, एक्यूट है ये, क्रोनिक है, क्या है, इसको करें इसको करें, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं शब्दों के साथ थोड़ा बहुत ऐसे अपने माइंड को याद करने के लिए ना कुछ मेमोरीज वर्ड्स बनाता हूँ। तो ये चीज थी जो मैंने रिपोर्ट में पढ़ी, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। होपफुली मेरी आपको ये सब कोडिंग समझ में आ रही हो और आपके हेल्पफुल हो, जो मुझे कुंदन सर से सीखने को मिला था। अगर अब तो हमारी जो बातें थी वो मैंने आज कंप्लीट कर दी, तो रिपोर्ट्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, इसलिए मैंने बोला कि मैं कुछ सिलेक्टेड रिपोर्ट्स ही दूंगा और नेक्स्ट क्लासेस जो होगी वो होपफुली 2 घंटे तक जाएगी, ताकि उसमें हम और डिटेल हेमाटोमा से रिलेटेड और मेरा जो केस ठीक हुआ था उससे रिलेटेड मैं और भी सारी चीजें बता पाऊँ, और बहुत सारे केसेस को रिपोर्ट को देख के भी आपको उसमें ज्यादा डिटेल बता पाऊँ। तो हमारा ये उसमें मनसा है। तो नेक्स्ट टाइम क्लास जो हमारी होने वाली है आश्रम का, जो हमारा गुरु प्रसाद का जो खीर है, जो गुरुवार को आने वाला है नेक्स्ट गुरुवार को, उसमें मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप उस क्लास में थोड़ा जगेंगे, क्योंकि वो क्लास हमारा 2 घंटे के लगभग का होगा। और उसमें मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आश्रम टीम से, पंकित भाई से और निखिल मेश्राम से, सुजीत जी से, या फिर हमारे जो भी आश्रम टीम के जो लीडर हैं, इन सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि क्लास को 30 मिनट्स बिफोर अगर स्टार्ट कर दें, 8:30, तो हम 8:30 to 10:30 अभी तक का टाइम है, ये पूरा चीज कंप्लीट कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल यस सर, सर, यस बिल्कुल सर। बिल्कुल। या तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना वो हम 8:30 स्टार्ट करेंगे और 10:30 तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 11 हो जाता है तो वो काफी टाइम होता है। गुरुजी भी कहते थे कि 11 बजे के बाद तो सो जाना चाहिए, तो अगर हम 10:30 तक क्लोज कर लेना तो 11 o'clock तक हम अपने बेड पे भी जा सकते हैं। तो आज का सेशन होपफुली आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा हो, और इससे रिलेटेड अगर कुछ कोडिंग अगर आप लोगों को मिल रही हो ना, तो वो कोडिंग आप अपने डायरी में जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी, जहाँ तक मुझे ध्यान में, मैंने 4 कोडिंग या 5 कोडिंग यूज की। लास्ट वाली कोडिंग ए बी सी में यूज किया एक्यूट, जो अभी अभी आया, अगर वो बैठ गया तो फिर वो क्रोनिक में चला जाएगा, एक यहाँ यूज किया। पहली कोडिंग मैंने क्लास में यूज की थी पैरालिसिस और पार्किंसंस के बीच में, पी फॉर पैरालिसिस, पी फॉर पार्किंसंस। लेकिन पार्किंसंस में पी ए आर के आ रहा है बीच में, तो वो के जो इंडिकेट कर रहा है वो कंपन है, मतलब हाथों में वाइब्रेशन आएगा, हाथ ऐसे ऐसे हिलेंगे, वो पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन पैरालिसिस में वो चीजें नहीं होती, वो मसल्स ही नहीं काम करेंगे। तो एक कोडिंग मैंने वहां पे यूज की थी, और कुछ कुछ कोडिंग मैंने यूज की है, आप लोगों ने अगर डायरी में नोट डाउन किया होगा तो वो बहुत अच्छा रहा होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कोडिंग्स जो थे ना, मैंने बताया इस्केमिक मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ये वर्ड्स थे। इन्फ्राक्ट मतलब बॉडी के अंदर अभी अभी इन्फ्राक्ट हुआ है जो बाहर से आ रहा है। और हेमाटोमा जो हुआ है, सॉरी, हेमाटोमा हमारा नेक्स्ट आगे वाला क्लास है, तो उसकी कोडिंग अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वरना डिस्क्लोज करने के बाद थोड़ी क्यूरियोसिटी कम हो जाती है चीजों को समझने में, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी क्लास में मैंने आज कुंदन सर का बनाया हुआ एडवांस इंजरी फार्मूला भी आप लोगों को शेयर किया, क्योंकि कुंदन सर की बनाई हुई बहुत सारे ऐसे ऐसे फार्मूले हैं जो अभी तक बहुत लोगों के पास आई भी नहीं है। तो सर ने सिखाया था, हमारे पास तो सारी चीजें रिटर्न है, मैंने लिखी है, हमारे पास है भी, अवेलेबल है। बट फिर भी जैसे जैसे टाइम आएगा हम धीरे धीरे इसको आप लोगों के सामने भी लाएंगे, क्योंकि हमारा भी मोटो है आप लोग भी अगर सर से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए तो भी हम कुंदन सर की बनाई हुई गुरु परंपरा, जो कुंदन सर को ज्ञान गुरु जी से मिला और कुंदन सर से मुझे मिला, तो मैं जो मुझे मिला मैं हूबहू उसी के रूप में अपने सिर्फ अनुभव को जोड़कर, अपने कुछ कोडिंग्स को जोड़कर आपके सामने दे सकूं। तो मेरा ये कंसर्न है, ताकि आप लोग इन चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाए। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है?
पूजा जी ने हैंड रेस किया है, पूजा जी। अब सभी को सब कोई अनम्यूटेड है, जिसको जो क्वेश्चन है कर सकते हैं। पूजा चलिए जायसवाल, ओके, राजू सिंह राठौड़। अगर किन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि दो जन घड़ी ने जो है हैंड ना रेस वो किया था, बहुत तेज रफ्तार में चल रही है। पूजा जायसवाल और राजू सिंह राठौड़, इनके कोई क्वेश्चन है? म्यूट हैं सर शायद सभी मेरे हिसाब से। नहीं, मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको। ओके। पूजा जी, कमलजीत सिंह जी ने लिखा है, सर रिक्वेस्ट है पार्ट 1 पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग शेयर करें। नो वरी, कोई बात नहीं, ये देखते हैं। अब इसकी रिकॉर्डिंग अगर हुई है तो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई होगी कुछ टेक्निकल इशू के कारण तो फिर मुश्किल है थोड़ा बता पाना।